आपने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट बताया था कि भारत 2040 में क्या खाएगा वो अमेरिका में बैठे कोई बिल्डिंग में डिसाइड कर रहा है। साहब 2030 में या 2040 में इंडिया क्या खाएगा ये इंडिया की एग्रीकल्चर पॉलिसी नहीं तय करती। फर्स्ट 500 फॉर्चून कंपनीज मैनहट्टन में जो बैठती है ना वो तय करती है। जो जवान लोग आज ये सुन रहे हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ कि सबसे बड़ा फैमिन और सबसे ज्यादा मौतें इंडिया में हुई है। क्या आपको लगता है ग्रीन रेवोल्यूशन ने ज्यादा अच्छाई किया या ज्यादा बुराई किया भारत को? We are producing calories and carbohydrates. Are we producing nutritive food? तो न्यूट्रिशन को हमने एग्रीकल्चर से अलग कर दी। MS स्वामीनाथन सर का जो काम है टुवर्ड्स इंडियन एग्रीकल्चर बहुत सारे लोग जानते नहीं है। ग्रीन रेवोल्यूशन के ऑफ कोर्स ही इज द मेन विजन बिहाइंड इट। डू यू थिंक आज अगर वो यहाँ होते ही वुड हैव बीन हैप्पी विद द वे इंडियन एग्रीकल्चर आगे बढ़ा है जिस स्थिति में हम हैं? उनके खुद के जिंदगी के आखिरी 5 या 7 साल जो मैं ज्यादा बहुत समय उनके साथ में बिताया तो मुझे नहीं लगता वो खुश होते। सबसे इम्पोर्टेंट चीज वो हमेशा बोलते रहे कि साइंस हैज गिवन एवरीथिंग टू एग्रीकल्चर। घड़ी स्विस 5 लाख की, समय बताने वाली दूसरी घड़ी 50 रुपए की, प्राइस तय कौन करता है? मैन्युफैक्चरर। इट्स ओनली इन एग्रीकल्चर वेयर प्रोड्यूसर इज नॉट डिसाइडिंग द प्राइस। पॉलिसी लेवल पे क्या क्या मतलब बदलना चाहिए? शायद यूरिया की सब्सिडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कम करनी पड़ेगी और फार्मर्स को सब। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्री टॉक के एक नए एपिसोड पर। हमारे आज के एपिसोड के मेहमान हैं मिस्टर आशीष वेल्ले सर, जिन्हें एग्रीकल्चर में लगभग 40 साल से ज़्यादा का भी अनुभव है। इस एपिसोड में हमने समझा है एग्रीकल्चर का एवोल्यूशन। आशीष वेल्ले सर प्रोफेसर MS स्वामीनाथन के साथ काफ़ी काम किए हैं, उनसे काफ़ी कुछ सीखा है। इस एपिसोड में हमने समझा है कि ग्रीन रेवोल्यूशन को लेके क्या ऑब्जेक्टिव था, ग्रीन रेवोल्यूशन ने भारत में क्या क्या लाभ किया, क्या क्या नुकसान किए, पिछले 30 या 50 साल में भारत का एग्रीकल्चर कैसे इवॉल्व किया है, कैसे एग्रीकल्चर को न्यूट्रिशन फोकस होना चाहिए, क्या क्या टेक्नोलॉजी, बायोफोर्टिफिकेशन जिसका इस्तेमाल करके हम एग्रीकल्चर में न्यूट्रिशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे अलग अलग और इंटरेस्टिंग विषय पर हमने इस पॉडकास्ट में डिस्कस किया है और मैं गारंटी करता हूँ आपको कुछ ना कुछ नया पर्सपेक्टिव या नया आइडिया ज़रूर मिलेगा। हमने ये भी समझा है कि 2040 में भारत का एग्रीकल्चर कैसे दिखेगा और क्या क्या बदलाव उसमें आने चाहिए। दोस्तों, हमारे ऑनलाइन पॉडकास्ट के ये आखिरी कुछ एपिसोड हैं और मैं जल्द से जल्द दोबारा फील्ड पर और स्टूडियो में रिटर्न करने वाला हूँ। तो अगर आपको ये एपिसोड्स अच्छे लग रहे हैं, आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हमें ज़रूर कमेंट्स में बताइए कि आगे बढ़ के हमारे शो पर आप कैसे कैसे गेस्ट को देखना चाहेंगे और अगले 3 से 6 महीने में मैं वादा करता हूँ वो हर एक गेस्ट एग्री टॉक पर होगा। Presenting to you Mr. Ashish Velle sir, only on Agri Talk. थैंक यू सर आपके टाइम के लिए, थैंक यू फॉर जॉइनिंग इन। मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ क्योंकि आपसे अविनाश सर के बारे में आपके बारे में अविनाश सर से सुना, काफ़ी लोग से सुना एंड बहुत कम लोग हैं जो 30-40 साल से इंडस्ट्री को देखे हैं, उसकी इंसेप्शन से लेकर के आज एवोल्यूशन तक। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट होने वाला है। जैसे कि आपने पहले भी कहा था, एक कहानी के रूप में हम कोशिश करेंगे इस एपिसोड को लोग तक पहुंचाने का। राइट, बहुत सारे सवाल है, बहुत सारे डिस्कशन पॉइंट है सर, बट मैं चाहता हूं कि इस एपिसोड से लोग समझ पाएं कि एग्रीकल्चर का एवोल्यूशन भारत में कैसे हुआ था। राइट, हम ग्रीन एवोल्यूशन का बात करते हैं, कुछ पॉलिसीज का बात करते हैं, उसको समझना आई थिंक बहुत ज़रूरी है अगर कोई भी किसान या यंगस्टर एग्रीकल्चर को एज ऑफ टुडे इंडिया में समझना चाहता है। दूसरी चीज़, उसका इम्पैक्ट क्या था, एंड तीसरी चीज़, कई बार पॉडकास्ट पे हम ज़्यादातर प्रॉब्लम ये इसने सही नहीं किया, उसने सही नहीं किया। मैं चाहता हूँ थोड़ा सोल्यूशन ओरिएंटेड भी रहें कि इसके सोल्यूशंस क्या हो सकते हैं, मतलब किसान क्या कर सकता है, एक यंगस्टर क्या कर सकता है। तो ये मैं कोशिश करूँगा इस पॉडकास्ट में से मतलब लोग तक पहुँचाने का। बिफोर वी स्टार्ट सर, हाउ आर यू डूइंग एंड हाउ हैव थिंग्स बीन? सबसे पहली बात, आपसे मिलके फिजिकली नहीं, ऑनलाइन ही सही। कोविड के बाद में सबको आदत हुई है ऑनलाइन मिलने की, तो आप कहीं और मैं कहीं और, लेकिन एक दूसरे के साथ में बात करने का मौका मिलना ये बड़ी खुशी की बात है।
और सबसे खुशी की बात मुझे ये है कि जवान आदमी अगर कोई बात करता है ना, तो उसकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। मैं ये नहीं कहता कि मैं बड़ा हो गया, लेकिन उम्र से तो हाँ अभी बोलना पड़ेगा कि आपसे दिखने में तो उम्र में मैं बड़ा दिख रहा हूँ। तो ये कहना चाहिए कि आप जवान हो मेरे से, तो जवान से बात करने में एक अलग एक्साइटमेंट होती है, और वो मेरे में है अभी, क्योंकि मेरा रिस्क टेकिंग एबिलिटी एक्सपीरियंस के वजह से कम हो जाता है। और आपको एक्सपीरियंस लेना होता है तो आपकी बहुत बड़ी होती है रिस्क टेकिंग एबिलिटी। तो जवान और थोड़ा सा उम्र का तकाजा, ये अगर मिलके कुछ बात करे तो मजा आएगा, ऐसा मुझे भी लग रहा है। तो आई एम ऑल्सो वेरी मच एक्साइटेड टू हैव दिस पॉडकास्ट विथ यू। थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी आपसे बात करने के लिए, और शुरू करते हैं बात का सिलसिला। परफेक्ट सर, थैंक यू फॉर दैट। आई थिंक जब पहली बार आपके बारे में सुना था तो मुझे किसी ने इंट्रोडक्शन दिया था कि आपने MS स्वामीनाथन सर के साथ काम किया था एंड उन्होंने आपको रिकग्नाइज किया था। लेट्स स्टार्ट विद दैट। आई थिंक वो एक इन इटसेल्फ एक काफी बड़ा होता है। आपका बैकग्राउंड क्या है? MS स्वामीनाथन सर, ग्रीन रेवोल्यूशन से भी आपका संबंध है, उसके बारे में थोड़ा बताइए ताकि फिर हम कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएं। एजुकेशन तो मैं एग्रोनॉमिस्ट हूँ, सॉइल वाटर मैनेजमेंट मेरी स्पेशलिटी रही है। ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन पहले महाराष्ट्र में पढ़ा, फिर अकोला पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ से पढ़ के फिर पूना में आया। करियर में MPSC UPSC के एग्जाम पास करके फॉरेस्ट ऑफिसर बना, लेकिन जल्दी समझ गया कि शायद मेरे लिए वो ठीक नहीं है, मुझे तो काश्तकारी में ही काम करना है जो मेरा एजुकेशन है। और जब कॉलेज में पढ़ते थे 1980s 85 में, तब ग्रीन रिवॉल्यूशन अच्छा शेप ले चुका था, और प्रोफेसर स्वामीनाथन इस लेवल तक पहुंच गए थे जब हम कॉलेज में पढ़ते थे तब। और वो आए चेन्नई से बंबई और बंबई से ट्रेन में बैठ के पाचोरासरी के एक छोटे गांव में आए, और हमारी सिल्वर जुबली के प्रोग्राम में महाराष्ट्र के 4 ही एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर, सब डायरेक्टर जनरल्स, दिल्ली के सारे पॉलिसी मेकर्स, ये सब लोग आए थे, और करीबन अभिनव 15,000 फार्मर्स इस प्रोग्राम में थे। और प्रोफेसर स्वामीनाथन ने 1.5 दिन हमारे साइंटिस्ट के साथ में बिताया, और वहां से मेरा जो रिलेशनशिप, एसोसिएशन प्रोफेसर स्वामीनाथन के साथ में जुड़ा, वो मैं MSSRF यानी स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन चेन्नई का, मुझे एडवाइजर भी प्रोफेसर ने बनाया। और बाजरे में जो काम निर्मल सीड, उस बाजरा क्रॉप के बायोफोर्टिफिकेशन के लिए इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट वॉशिंगटन DC का हार्वेस्ट प्लस प्रोग्राम था, उसमें प्राइवेट सेक्टर पार्टनर होने का जो मौका मिला, वो भी मुझे प्रोफेसर स्वामीनाथन के तरफ से ही मिला। और मेरी जिंदगी पूरी की पूरी प्राइवेट सेक्टर पार्टनरशिप, मिलेट बेस्ड रिसर्च के लिए चली गई। और वो मेरे जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था कि प्रोफेसर के साथ में मैं दुनिया में कभी किगाली, कभी दुबई, कभी हंगेरी, कभी वॉशिंगटन DC, कभी कोरिया, मैं उनके साथ में कितने मीटिंग्स यहाँ पे चेन्नई में, पाचोरा में, दिल्ली में, बंबई में और दुनिया में कई तरफ मुझे जाने का मौका मिला। और हर साल के उनके सालगिरह को अगस्त महीने में फर्स्ट वीक में 7-8 अगस्त को जो प्रोग्राम होता था, मैं जाता रहा 12 साल 15 साल रेगुलर टच। उन्होंने ही मुझे महात्मा गांधी की किताब, शायद यहाँ पे है ये किताब, मुझे हाँ ये देखो ऊपर है गांधी, जब पाचोरा में आए थे तब प्रोफेसर ने ये किताब मुझे दी थी, और उसके ऊपर लिखा है टू डियर आशीष with great admiration and best wishes, MS स्वामीनाथन, 3 मार्च 2013। तो मैंने उनको पूछा था कि प्रोफेसर ये किताब मुझे क्यों दे रहे हो? तो उन्होंने बोला था कि इंडिया नीड्स प्रोडक्शन बाय मासेस, नॉट मास प्रोडक्शन। इंडिया की सॉल्यूशन मास प्रोडक्शन में नहीं है, प्रोडक्शन बाय मासेस में है। और इसीलिए उन्होंने बोला था हिज एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ, महात्मा गांधी, ये किताब तब उन्होंने दी थी, इसको आज 13 साल हो गए। तो
तो जिंदगी के ऐसे बहुत उतार चढ़ाव देखे, लेकिन प्रोफेसर के साथ में बीइंग एग्रीकल्चर साइंटिस्ट उस प्रोग्राम में 2013 के मैंने बोला था, जब वो पद्मश्री थे, पद्म भूषण थे, पद्म विभूषण थे, मैगसेसे अवार्ड मिला था, फर्स्ट वर्ल्ड फूड प्राइज मिला था, और मैंने बोला था कि शायद उनकी काम की वजह से और भारतीय नागरिकों की तरफ से एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि प्रोफेसर भारत रत्न बनेंगे। मुझे बड़ी खुशी है कि आज वो भारत रत्न है। सिर्फ एक चीज का दुख होता है कि नौजवान लोग सचिन तेंदुलकर को जानते हैं, अमिताभ बच्चन को जानते हैं, भारत रत्न प्रोफेसर स्वामीनाथन को अगर अच्छी तरह से जानेंगे तो ये देश का चेहरा बदल जाएगा, ये मैं मानता हूँ। शुक्रिया। नहीं सर, आई थिंक मतलब जिस पैशन से आप उनका स्टोरी बता रहे हैं वो दिखाता है कि काफ़ी वो आपके लाइफ में महत्व रखते थे एंड काफ़ी इंस्पायरिंग इंसान थे। ऑफ कोर्स बहुत सारे यंगस्टर्स शायद आज जानते नहीं हो, बट मैं एग्रीकल्चर में हूँ, मैं जानता हूँ उनके काम के बारे में। बट आई होप कि इस पॉडकास्ट और इस सेक्शन के माध्यम से बहुत सारे लोग जान पाए। राइट। आई थिंक सर MS स्वामीनाथन सर का जो काम है टुवर्ड्स इंडियन एग्रीकल्चर बहुत सारे लोग जानते नहीं हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन के ऑफकोर्स ही इज़ द मेन विजन बिहाइंड इट। बट क्विक क्वेश्चन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, डू यू थिंक आज अगर वो यहाँ होते ही वुड हैव बीन हैप्पी विद द वे इंडियन एग्रीकल्चर आगे बढ़ा है, जिस स्थिति में हम हैं? नोइंग हिम, आपको क्या लगता है वो क्या सोचते हैं? उनके खुद के जिंदगी के आखिरी 5 या 7 साल जो मैं ज्यादा बहुत समय उनके साथ में बिताया, तो मुझे नहीं लगता वो खुश होते, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो हमेशा बोलते रहे कि साइंस हैज गिवन एवरीथिंग टू एग्रीकल्चर। यानी विज्ञान ने जितना देना चाहिए फार्मर्स को या एग्रीकल्चर को, उतना विज्ञान ने दिया है। फार्मर्स आर एबल टू पुट लॉट ऑफ एफर्ट, यानी काश्तकार भी अपनी मेहनत डाल रहे हैं। तो प्रॉब्लम कहां पे है? तो प्रोफेसर हमेशा बोलते थे प्रॉब्लम पॉलिसी का है, और पॉलिसी जब हम बनाते हैं, हम यानी सरकार, यानी दूसरा कोई नहीं होता है, हम ही सरकार है। सरकार यानी ऐसी कोई एक अलग चीज नहीं होती है। यू एंड मी आर अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। सो गुड गवर्नेंस में प्रोफेसर हमेशा बोलते थे कि इट इज नॉट अ पॉलिटिकल थिंग, इट इज अ गवर्नेंस। सो उसके लिए पॉलिसी इज अ चैलेंज। तो उनको हमेशा लगता था, और उन्होंने 15 साल पहले जब सबसे पहले उन्होंने फॉर्मूला लाया, और वो जो फॉर्मूला हमेशा बोलते थे कि जितनी प्रोडक्शन कॉस्ट होगी एग्रीकल्चर की, उसके ऊपर 50% लोड करके अगर मार्केट में प्राइस दिया जाएगा, और गवर्नमेंट इंटरवेंशन के अलावा अगर गवर्नमेंट इंटरवेन करता है तो मिनिमम 50%, C2 + 50, ये उनका फॉर्मूला था। तो मोनोपोली प्रोक्योरमेंट अगर प्राइस का है और गवर्नमेंट कुछ खरीदती है, तो वो उसका मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP होना चाहिए। सारी गवर्नमेंट्स आई गई है, लेकिन कभी ये MSP के बारे में जो स्वामीनाथन कमीशन था, 20 साल पहले हो गई वो बात, अभी 15 साल पहले बहुत एक्टिवली उसके बाद में सोचना शुरू हुआ, सारे पॉलिटिकल पार्टीज आए, लेकिन आज तक वो चीज हुई नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि प्रोफेसर स्वामीनाथन खुश होते। आज भी मुझे लगता है कि मैं एक एग्जांपल देखता हूं, ये घड़ी की प्राइस कौन तय करता है अभिनव जी? मैन्युफैक्चरर। ये शर्ट, ये कॉटन का है ना, तो ये शर्ट की प्राइस शर्ट बनाने वाला तय करता है, लेकिन कॉटन की प्राइस गवर्नमेंट तय करती है, फार्मर नहीं तय करता। ये क्या सिस्टम है? सो अगर ये मोबाइल का प्राइस कौन तय करता है? आईफोन 1.5 लाख का, सैमसंग का कोई फोन 30,000 का, घड़ी स्विस 5 लाख की, समय बताने वाली दूसरी घड़ी 50 रुपए की, प्राइस तय कौन करता है? मैन्युफैक्चरर। इट्स ओनली इन एग्रीकल्चर वेयर प्रोड्यूसर इज नॉट डिसाइडिंग द प्राइस। अगर प्रोड्यूसर ही प्राइस सब चीजों की तय करता है, तो यहां पे जो प्रोड्यूसर है वो फार्मर है, उसको प्राइस करने दो ना तय। वहां पे हमने गवर्नमेंट का इंटरवेंशन रखा है, और सारी दुनिया में, मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूं। सो वहां पे हम क्या करते हैं? गवर्नमेंट प्राइस तय करती है और बोलती है शक्कर की प्राइस कौन तय करेगा? गवर्नमेंट। प्याज की प्राइस कौन तय करेगा? गवर्नमेंट।
गेहूं की प्राइस कौन तय करेगा? गवर्नमेंट। हाउ इज दिस? सो इन दिस प्रोसेस वी ट्राई टू से कि हम जो प्रोड्यूस कर रहे हैं और इस देश की 80 करोड़ जनता को हम अनाज फ्री में दे रहे हैं, यानी इतना हम प्रोड्यूस कर पाते हैं बिकॉज ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन, और फ्री भी दे पाते हैं। लेकिन इसका प्राइस एश्योरेंस गारंटी अगर हम वही प्रोड्यूसर को, फार्मर को, वो C2+50 फॉर्मूला जो प्रोफेसर स्वामीनाथन ने स्वामीनाथन कमीशन में दिया था, अगर दे पाएंगे तो सारा देश आबादी की तरफ नहीं जाएगा, सारा देश की पूरी पॉपुलेशन खुश नहीं रहेगी, लेकिन फार्मिंग कम्युनिटी खुश रहेगी। और आज जो काश्तकार, कोई जवान काश्तकारी में रुकना नहीं चाहता, वी कैन रिटेन यूथ इन एग्रीकल्चर, क्योंकि आज की तारीख में ऐसा है, देयर इज नो रिस्पेक्ट इन एग्रीकल्चर। वो रिस्पेक्ट तभी आएगा जब उसको प्राइस का कॉन्फिडेंस आएगा। और हम ये नहीं बोलते कि सब्सिडी मिलना चाहिए, काश्तकार कहां बोल रहा है हमें सब्सिडी में मत दो, कुछ भी मत दो, प्राइस बैरियर निकाल डालो, हम तय करेंगे ना प्राइस। सो प्राइस बैरियर निकाल के, या अगर रखना है तो C2+50 ये प्राइस अगर रखेंगे, जो स्वामीनाथन कमीशन का सबसे पहला रिकमेंडेशन था, तो सारा का सारा एग्रीकल्चर इंडियन सिनेरियो चेंज हो जाएगा। तो आज अगर प्रोफेसर होते तो खुश होते? नहीं होते, आई थिंक क्योंकि अभी तक वो जो उन्होंने कहा है वो नहीं हुआ है। नहीं, वो आई मीन सुनने में काफ़ी आसान लगता है, बट अगर हम लॉजिकली सोचें, कई बार ये लोग सजेस्ट करते हैं MSP ज़्यादा फसल पे होना चाहिए, किसान को बेहतर प्राइस मिलना चाहिए, बट हमारी सरकार और जो सोसाइटी है वो फूड का प्राइस बढ़ने नहीं देती है। क्योंकि जैसे ही आपके खाने का प्राइस बढ़ेगा, किसान मानो बोल दिया कि मुझे इतने में बेचना है, सबसे पहले अगर MSP नहीं हो, प्रोक्योरमेंट नहीं हो, किसान बेचेगा कहाँ? आज सबसे ज़्यादा किसान का तकलीफ वही है, बेचना कहाँ है। दूसरी बात कि यदि प्राइस बढ़ गया तो भारत के कंज्यूमर वो रिवोल्ट करने लगेंगे, राइट? ज्यादातर भारत में लोग, गरीबी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जैसे ही खाना का प्राइस बढ़ता है सबको प्रॉब्लम होता है। तो ये 2 पॉइंट पे मैं एड्रेस करना चाहूंगा, बट आई थिंक जो सेंट्रल थीम है। बड़ी अच्छी बात कही आपने। लेट अस गो टू पीरियड फ्रॉम 1947 टिल 1960s। ये फूड आता कहां से था साहब? ये फूड आता कहां से था? इंडिया में हमारी पॉपुलेशन थी 35 से 40 करोड़, और फूड आता कहां था हमारा? फ्रीडम से लेके 1960 अमेरिका साहब, PL 480 के तहत अमेरिका से आता था, गेहूं आता था, अनाज आता था, मिलो आता था, और वो सारा का सारा स्टेज था शिप टू माउथ। शिप यानी जो बोट उधर से निकली और यहां आई तो हमारे मुंह में कुछ जाएगा। आज हम शिप टू माउथ से कौन से स्टेज में आए? राइट टू फूड स्टेज में। वो किसने लाया? वो प्रोफेसर स्वामीनाथन ने ही तब वो बिल रखा था जब वो राज्यसभा के मेंबर थे, और तब वो बोल रहे थे फ्रॉम शिप टू माउथ टू राइट टू फूड। ये स्टेज कहां से आया? इट हैज कम बिकॉज ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन, इट हैज कम बिकॉज ऑफ द इंडियन फार्मिंग कम्युनिटीज एफर्ट्स, साइंटिफिक सपोर्ट एंड मोनोपोलाइज प्रोक्योरमेंट पॉलिसी adopted by Government of India through Food Corporation and Public Distribution System। दुनिया का सबसे बड़ा सिस्टम है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इंडिया का। 80 लाख मेट्रिक टन आज हमारा अनाज हमारे स्टोरेज में है। एक साल भी फसल नहीं आई तो दुनिया को नहीं, हम पूरे इंडिया को फीड कर सकेंगे, इतने हमारे गोडाउन्स भरे हुए हैं। लेकिन वो हम 80 करोड़ लोगों को फ्री में देना चाहते हैं, और एक तरफ MSP 1.5 रुपए का 3.5 रुपया हुआ तो हम देना नहीं चाहते। ये पॉलिसी कौन सी है? इसको तो सोचना पड़ेगा ना अभिनव जी। मेरी शर्ट का प्राइस मैं मॉल में जाके खरीदता हूं तो मैं भाव नहीं करता, और रास्ते में बाजू में बैठी हुई जो मुझे सब्जी लेती है और बेचती है 10 रुपए की, वो मुझे 5 रुपए में चाहिए। मैं मॉल में जाके अगर वही सब्जी खरीदता हूं 25 रुपए की, तो वहां पे मुझे भाव नहीं करना है। सो काश्तकारों के साथ में भाव करना, छोटे व्यापारी के साथ में भाव करना, मॉल में जाके भाव नहीं करना है। सो ये है हमारा सोशल सिस्टम, ये है सोशल स्टिग्मा। ये चेंज करना पड़ेगा, और ये चेंज मेरी उम्र में नहीं होगा, लेकिन अभिनव जी आपकी उम्र में हो सकता है अगर आप ये सोच बदले तो। और ये जवान ही कर सकते हैं, आपको इसके पीछे खड़ा रहना पड़ेगा। बिल्कुल सर। क्योंकि ये जो मैंने एग्जांपल दिया, प्रोडक्शन हुआ कहां से यार? स्टील का प्रोडक्शन होता है, स्टील का प्राइस कौन तय करता है?
टाटा स्टील वाला टाटा करेगा। रैलीज की उसकी जो केमिकल जाती है रैलीज इंडिया की, उसका प्राइस टाटा तय करेगा। और उस प्रोडक्ट को यूज करके जो गेहूं पैदा होगा उसका प्राइस गवर्नमेंट तय करेगा। नहीं सर, कुछ ना कुछ गलती है इसमें, और गलती सुधारने का मौका है, और प्रोफेसर ने वो मौका दिया है, वो हमें सुधारना पड़ेगा। और शिप टू माउथ से राइट टू फूड स्टेज आने का ग्रीन रिवॉल्यूशन ने जो इस इंडिया को दिया है, आज भी मैं बोलता हूं, आज भी कितने नौजवान लोग हैं कि जिनको लगता है कि मुझे खाना मिलता है ये सबसे पहली मेरी अचीवमेंट है। उसको लगता है मैं किसी सॉफ्टवेयर में काम करता हूं और मुझे 1.5 लाख रुपए पगार मिलता है तो बड़ा खुश है यार। जो इंटरनेट से हम अभी ये कर रहे हैं, ये इंटरनेट हमें खुश रख रहा है। अरे मेरे भाई, इंटरनेट गेहूं नहीं पैदा करेगा, अनाज नहीं पैदा करेगा, ये जमीन पैदा करेगी। एंड वहां पे जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो मल्टीप्लिकेशन हमें पैसे में अगर कन्वर्ट करना है तो उसका प्राइस एश्योरेंस सिर्फ एमएसपी से नहीं, प्राइस गारंटी से नहीं, प्राइस तय करने के हक से फार्मर को मिलना पड़ेगा। और ये सिस्टम चेंज करनी पड़ेगी, तब खुशहाली और रौनक जवानों में आएगी। आज देहातों में जाओ, कोई जवान काश्तकारी क्यों नहीं करना चाहता है साहब? उसकी शादी नहीं हो रही। प्रोफेसर 10 बार बोलते थे पंजाब में जाके, शादी नहीं हो रही क्योंकि कोई लड़की नहीं देना चाहता, वो काश्तकारी करता है साहब। वो अगर 12,000 रुपए का कोई कंपनी में प्यून बनेगा ना, चपरासी, तो उसको लड़की देते साहब, लेकिन काश्तकार को नहीं देते। कैसे बनेगा यार अभिनव जी? इसको तो सुधारना पड़ेगा। और मैं जो बात कर रहा हूं ये पॉलिटिकल नहीं है, ये सोशियो इकोनॉमिकल बात है। Please don't misunderstand me. I am not talking political. This is socio-economical aspect of the society wherein producer सारी अपनी पैदाइश का प्राइस तय करेगा, एक्सेप्ट फार्मिंग कम्युनिटी। ये नहीं होगा, फार्मिंग कम्युनिटी को ये करना पड़ेगा। तो हमारी ग्रीन रिवॉल्यूशन का सक्सेस ये सिर्फ टेक्नोलॉजी या काश्तकारों की या साइंस की मेहनत की वजह से नहीं था। ये पीडीएस और फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने एमएसपी देके गेहूं और राइस को, राइट, पंजाब और हरियाणा में मोनोपोलाइज प्रोक्योरमेंट सिस्टम में एक अच्छा रेट दिया और वो कमर्शियल क्रॉप बन गए जो कमर्शियल नहीं थे। इसलिए लोगों ने वो अनाज पैदा किया, सारी देश में आज वो अनाज जाता है। ये एक खुशहाली है। लेकिन ग्रीन रिवॉल्यूशन का सब अच्छा ही हुआ ऐसे मानने की जरूरत नहीं है। ग्रीन रिवॉल्यूशन हैज आल्सो गिवन सम लिमिटेशंस। स्टोरी को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे तो 1965 में प्रोफेसर स्वामीनाथन खुद वाराणसी के इंडियन साइंस कांग्रेस में प्रोफेसर स्वामीनाथन का लेक्चर है, वहां पे प्रोफेसर बोल रहे हैं 1990 में there is a possibility that India will face a serious problem because of enormous use of fertilizer, chemical fertilizers and very illogical use of water. बहुत गलत तरीके से पानी का ज्यादा यूसेज और केमिकल पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर का यूसेज यहाँ की जमीन खराब करेगा। ये प्रोफेसर खुद ग्रीन रिवॉल्यूशन के जनक 1965 में बोल रहे। सो ऐसा नहीं है कि प्रोफेसर को समझ नहीं रहा था एज ए साइंटिस्ट, बट ही वॉज अ सोशल रिफॉर्मिस्ट और वो बोल रहे थे कि हमें इसको सुधारना पड़ेगा। सो ही वेंट फ्रॉम ग्रीन रिवॉल्यूशन टू एवरग्रीन रिवॉल्यूशन। उनका ही कॉइन वर्ड है ये, ग्रीन रिवॉल्यूशन टू एवरग्रीन रिवॉल्यूशन। सस्टेनेबल का मतलब वो है कि जो लाइफ टाइम प्रॉफिटेबल रहे, बिल्कुल, और लाइफ टाइम प्रॉफिटेबल है कि वो शाश्वत रहे। तो शाश्वत खेती में ये चीज का मायना प्रोफेसर ने खुद ने बताया है। तो इसीलिए ग्रीन रिवॉल्यूशन के जो लिमिटेशन, एक्सेस यूसेज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर, एक्सेस यूसेज ऑफ वाटर, इसको कैसे सीमित रखना है, ये भी चीज प्रोफेसर ने अपनी जिंदगी के बाद में 75-80 की उम्र के बाद में 98-99 तक जिंदा रहे, वो उन्होंने वही चीज कही, दैट वाज एवरग्रीन रिवॉल्यूशन। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक इनपुट का कैसे बढ़ावा किया जाए, ये भी चीज एज ए साइंस वो बोलते रहे। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूं ये सोशियो इकोनॉमिकल बात है और जवानों ने इसके तरफ देखना ही पड़ेगा। और मैं बार बार इसको दोहरा रहा हूं कि मैं एक जवान से बात कर रहा हूं, तो मुझे बड़ी खुशी है कि अभिनव भारत अगर बनाना है, आपका नाम ही अभिनव है, तो अभिनव भारत, नया भारत बनाने के लिए बूढ़ों का काम हो गया साहब।
अब जवान लोगों को ये अपने कंधे पे लेना पड़ेगा कि यस, ये सोशल रिफॉर्म लाने की जिम्मेवारी है। ये सिर्फ साइंस से नहीं आएगी, ये सोशल रिफॉर्म से आएगी। और इसके लिए प्रोडक्शन बाय मासेस, एमएसपी या काश्तकार को प्राइस तय करने की सहूलियत, मोहलियत ये देना इज अ सोशल रिफॉर्म। सो मैं हमेशा बोलता हूं कि प्रोफेसर स्वामीनाथन वाज नॉट ओनली फेमस साइंटिस्ट, ब्रीडर एंड जेनेटिसिस्ट, but he was a social reformer, and that is where it comes, and that is the reason why I said he was not only social reformer, he went into policy making. और पॉलिसी मेकिंग इज बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होती है। अच्छी अच्छी चीजें साइंस में आ जाती है साहब, लेकिन पॉलिसी उसको खलास कर देती है। सो टुडे आई एम हैप्पी दैट आई एम टॉकिंग टू यंग मैन who can be into such kind of reforming policies related to agriculture. एब्सोल्युटली सर, थैंक यू। उस पर हम लोग बात करना चाहेंगे, बट जब हम पहली बार बात किए थे, मैं आपसे जब फ़ोन पे बात किया था, दो ऐसे स्टेटमेंट थे विच मैं बहुत रेजोनेट कर पाया, राइट। एंड मुझे लगा कि ये स्टेटमेंट कोर प्रॉब्लम्स हैं ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, इसी पे हमें सॉर्ट ऑफ कंट्रोल और सोल्यूशन लाना है। पहला आपने बताया था कि न्यूट्रिशन सेंसिटिव एग्रीकल्चर। आज हम जब एग्रीकल्चर का बात करते हैं कि ह्यूमन हेल्थ और एग्रीकल्चर हेल्थ में बहुत क्लोज रिलेशन है, राइट। आपने बायोफोर्टिफिकेशन में काम किया है, उस पर भी हम बात करेंगे, बट इवन विदाउट द होल कॉन्सेप्ट ऑफ बायोफोर्टिफिकेशन, ह्यूमन हेल्थ और एग्रीकल्चर हेल्थ में काफ़ी क्लोज रिलेशन है। एग्रीकल्चर को हमें और न्यूट्रिशन फोकस करना चाहिए। ये एक डेफिनेटली एक पॉइंट है जो मैं पॉडकास्ट में एड्रेस करना चाहूँगा। एंड दूसरा, आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट बताया था जो बहुत सारे लोग समझ नहीं पाएंगे अंटिल वॉचिंग दिस पॉडकास्ट, कि भारत 2040 में क्या खाएगा वो अमेरिका में बैठे कोई बिल्डिंग में डिसाइड कर रहा है, राइट। वो भी ग्लोबल फूड पावर का कैसे काम करता है, दैट पीपल डोंट अंडरस्टैंड, राइट। तो इस डायरेक्शन में मैं जाना चाहता हूँ, बट अभी हमने ब्रीफली बहुत सारे टॉपिक्स पे बात कर लिया, जैसे PL 480, ग्रीन रेवोल्यूशन। तो पहले से स्टार्ट कर ले। जैसे मैं चाहता हूँ कि यंगस्टर जो ये पॉडकास्ट देख रहा है पहले कॉन्टेक्स्ट समझे, उसका आउटकम समझे, फिर ये सब क्यों हुआ वो उसको हम समझाए, राइट। तो जब आपने बताया कि 1947 से 1960 के समय इंडिया खाना इंपोर्ट कर रहा था, उस समय आई थिंक दो मेजर इवेंट थे जो मैं जानता हूँ, PL 480 और ग्रीन रेवोल्यूशन। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ उस कॉन्टेक्स्ट में? जैसे आपने बताया ग्रीन रेवोल्यूशन का अच्छा क्या था, बुरा क्या था, इसको एक सॉर्ट ऑफ एक सीक्वेंस में लेके कैन वी मूव टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन? बड़ा अच्छा सवाल है और अच्छी तरह से आप उसको बुन रहे हैं। बुनने का मतलब हिंदी में बोलते हैं ताना बाना, यानी कपड़ा जब बनता है तो उसकी आड़ी लाइन ताना और खड़ी लाइन बाना। तो ये ताना बाना जब बनता है तो कपड़ा तैयार होता है। कॉटन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, और कॉटन की थ्रेड की लेंथ साइज के ऊपर कपड़ा कैसे होगा, जैसे ये कॉटन है तो कैसे बनेगा। तो ये आप अच्छी तरह से ये पॉडकास्ट को आगे लेके जा रहे हैं। सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहूंगा, ग्रीन रिवॉल्यूशन के समय हमारी नीड क्या थी, ऐसे अगर देखा जाए तो दुनिया का सबसे बड़ा फैमिन और दुनिया का सबसे बड़ा स्टारवेशन ह्यूमन हिस्ट्री में। बहुत से लोग, आज जवान लोग सोचते हैं कि इथोपिया गरीब है, इथोपिया में सबसे बड़ा स्टारवेशन और मौत होती होगी। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जो जवान लोग आज ये सुन रहे हैं उनको मैं बताना चाहता हूं कि सबसे बड़ा फैमिन और सबसे ज्यादा मौतें इंडिया में हुई है 1942 से 1945 में बंगाल में, और उसे कहा जाता है बंगाल फैमिन। और कितने लोग मरे होंगे साहब? 4 मिलियन लोग, 40 लाख मौतें हुई है फूड स्टारवेशन। खाना नहीं मिला और पैदाइश भी नहीं थी, और जहां से आना था वहां से आ भी नहीं सकता था। सो इज इट ओनली लॉजिस्टिक्स प्रॉब्लम और अ प्रोडक्शन प्रॉब्लम? सो आई वुड से प्रोडक्शन और लॉजिस्टिक्स कॉम्बिनेशन प्रॉब्लम। बाद में जब ग्रीन रिवॉल्यूशन की ये सारी बातें शुरू हुई, तब की प्राइम मिनिस्टर, बाद में पहले पंडित नेहरू, बाद में इंदिरा गांधी, फिर जगजीवन राम आए, फिर सी सुब्रमण्यम, एग्रीकल्चर और इकोनॉमिक्स की स्टडीज करने वाले लोग, और प्रोफेसर स्वामीनाथन ICAR के डायरेक्टर जनरल,
तब ये कंसेप्ट जब रखा गया कि ग्रीन रिवॉल्यूशन के तहत प्रोडक्शन बढ़ सकता है, किसका? 2 क्रॉप्स का, व्हीट एंड राइस। तो व्हीट का पहला ड्वार्फ वेराइटीज मेक्सिको से आई, सीमेट से, और राइस की पहली वेराइटीज इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट फिलीपींस मनीला से आई। और इसका ब्रीडिंग प्रोग्राम आईसीएआर दिल्ली में प्रोफेसर स्वामीनाथन के साथ में यह चला और गवर्नमेंट ने उसको बढ़ाया और अपना प्रोडक्शन मोहनजोदारो से लेके 1955 तक जितना प्रोडक्शन था उतना 10 साल में इंडिया में कर दिया। 4000 साल में जितना प्रोडक्शन था उतना 10 साल में कर दिया। इसको बोलते हैं रिवॉल्यूशन। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिवॉल्यूशन एंड इवोल्यूशन? इवोल्यूशन जो बहुत साल तक चलता है और रिवॉल्यूशन जो क्विक होता है। तो वाई ग्रीन रिवॉल्यूशन? हम ग्रीन इवोल्यूशन क्यों नहीं बोलते? रिवॉल्यूशन यानी क्विक। तो जो क्विक हुआ और वो जो एकदम चेंज आया इंडियन एग्रीकल्चर में, क्योंकि हमने इतना प्रोडक्शन कर दिया कि हम एक्सपोर्टर बन गए। खुद की पॉपुलेशन आज 35 करोड़ जब थी 1947 में, आज 150 करोड़ है, लेकिन हम खुद का पैदा करके दुनिया को एक्सपोर्ट कर सकते, इतना हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। कौन से साल में था हमारी सर ये? नीड क्या थी? कैलोरी। सॉरी, कौन से साल में था ये सर? आप बोल रहे हैं इतना ही हम लोग पढ़ा। ये सब हुआ 1958 से 1970 तक, ग्रीन रिवॉल्यूशन का जो फेज है। तो ये सब जब हुआ और हम एक्सपोर्टर बने, लेकिन अब इसमें थोड़ा सा फर्क सोचिए। वो क्या है? देखिए, हमारी नीड क्या थी? हमारी नीड थी कैलोरीज, यानी हम भूखे मर रहे थे, तो हमें कैलोरी चाहिए थी, कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए थे। वो हमें मिल गए। कहां से? ये अनाज से, गेहूं से और चावल से। फिर व्हाइट रिवॉल्यूशन हुआ। डॉक्टर कुरियन ने सारी धवल क्रांति जिसको बोलते हैं, दूध के बारे में, अमूल का प्रोडक्शन आज दुनिया में सबसे बड़ी कंपनी है, कोऑपरेटिव है, वो हुआ। तो हमें जीवन सत्व भी मिलना शुरू हुआ। लेकिन हुआ ये यहां पे कि वी आर प्रोड्यूसिंग कैलोरीज एंड कार्बोहाइड्रेट्स। आर वी प्रोड्यूसिंग न्यूट्रिटिव फूड? यानी अब थोड़ा सा अपने दादा दादी नाना नानी के तरफ जाके सोचो, अपने माँ पिताजी से बात करो। वो बोलते हैं 2 ज्वार का या 2 बाजरे का रोटी खाता था तो पेट मस्त भरता था और दिन भर कुछ नहीं खाया तो भी चल जाता था। आज मैं 2 रोटी अगर खाता हूं तो 4 घंटे के बाद में भूख लगती है और मैं थकान महसूस करता हूं। यह हवा की बात नहीं है अभिनव जी, यह सच है। और यह क्यों है? फिर इसका रीजन यह है कि अब जो प्रोड्यूस होता है वो शायद क्या देगा? कार्बोहाइड्रेट, कैलोरीज देगा, लेकिन विटामिन्स और मिनरल्स नहीं दे रहा है। तो उसकी न्यूट्रिशन डेंसिटी कम हो रही है, प्रोडक्शन पर यूनिट एरिया बढ़ गया। आप समझ रहे? सो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट को सिखाया जाता है गए 40-50 सालों में टू प्रोड्यूस मोर पर यूनिट एरिया। एम आई क्लियर? न्यूट्रिशनिस्ट को बताया जाता है जो पैदा हुआ है, गेहूं, बाजरा, ज्वार, अनाज या चावल, तो वो बोलता है ये जिंक रिच है, इसमें विटामिन ए है, तो कितना ग्राम विटामिन ए या कितना मिलीग्राम उसमें आयरन है, इसके ऊपर न्यूट्रिशनिस्ट बोलता है कि ये चावल अच्छा, ये चावल अच्छा नहीं। सोचिए आप। तो न्यूट्रिशन को हमने एग्रीकल्चर से अलग कर दिया, साइलो, साइंस का साइलो बन गया है। बिल्कुल। एक्चुअली साइंस शुड बी वन, लेकिन हमने साइंस के साइलो बना दिए। और फिर मेडिकल साइंस वाला डॉक्टर बोलता है साहब ये ग्लूटेन वाला गेहूं खा खा के आपको डायबिटीज और बीपी बढ़ गया। अरे पहले भी तो गेहूं खाता था, अब भी गेहूं खा रहा हूं, ये कौन सा गेहूं आ गया कि मेरे इसमें ग्लूटेन ज्यादा जा रहा है और मुझे अभी डायबिटीज और बीपी बढ़ गया। तो फिर मेडिकल डॉक्टर ने बताना शुरू कर दिया कि ग्लूटेन फ्री खाओ। फिर न्यूट्रिशनिस्ट ने बात करना शुरू कर दिया, अरे न्यूट्रिशन वाला बोल रहा है कि ग्लूटेन फ्री खाओ, और फिर काश्तकार बोल रहा है गेहूं में ग्लूटेन है। फिर आ गया न्यूट्रिशन डेंस एग्रीकल्चर, और हमें बात करना शुरू करना पड़ेगा कि जो गेहूं मैं पैदा करता हूं उस गेहूं में ग्लूटेन ज्यादा है, उस गेहूं में जिंक नहीं है,
मेरे बाजरे में आयरन कम है जो पहले ज्यादा होता था। इसका मतलब क्या हुआ साहब, मैंने पर यूनिट एरिया क्विंटल या टनेज में प्रोडक्शन बढ़ा दिया मैंने, यानी किसने, एग्रीकल्चर फ्रेटर्निटी, साइंस और फार्मर ने, और उसका न्यूट्रिशन डेंसिटी कम कर दिया। समझ रहे आप? इसकी वजह से जो मैं खाता हूं वो मेरी जमीन भी खराब कर रहा है और मेरी हेल्थ भी खराब कर रहा है। सो एग्रीकल्चर का वास्ता हेल्थ से ज्यादा अगर है तो वो मेडिकल डॉक्टर या न्यूट्रिशनिस्ट से पहले ज्यादा वास्ता एग्रीकल्चर साइंटिस्ट और काश्तकार से होना चाहिए। ही शुड मेंटेन द सॉइल विद गुड ऑर्गेनिक कार्बन एंड ही शुड मेंटेन द क्रॉप विथ न्यूट्रिशन डेंस प्रोडक्शन। जैसे हमने बायोफोर्टिफिकेशन में यह काम किया और पर्ल मिलेट क्रॉप निर्मल सीड के साथ में, जब मैं प्राइवेट सेक्टर पार्टनर इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट में हार्वेस्ट प्लस प्रोग्राम में काम किया, तब हमने 40 मिलीग्राम पर ग्राम हायर विटामिन, उसके साथ में आयरन रिच, लैक्टेटिंग मदर के लिए आयरन ज्यादा चाहिए। इंडिया का प्रॉब्लम है एनेमिक चाइल्ड एंड एनेमिक मदर, तो उसके लिए ये बाजरा अगर वो खाएगी, जो बायोफोर्टिफाइड बाजरा है, धन शक्ति बाजरा, ये रिलीज हुआ बाद में इक्रिसैट के प्रोग्राम में जब मैं निर्मल सीड का प्रेसिडेंट था, तो ये पॉलिसी में लाना पड़ेगा। तो मैं कम से कम 15 चक्कर दिल्ली में लगाया, कृष्णा तीरथ मैडम तब मिनिस्टर थी, कि ज्वार और बाजरा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में क्यों नहीं देते, गेहूं और सिर्फ चावल क्यों देते हैं? क्योंकि मोनोपोलाइज प्रोक्योरमेंट स्कीम वहां पे पीडीएस में वो थी। आज के तारीख में मैं बड़ा खुशनसीब और प्राउडली कह सकता हूं, 10-15 साल मेहनत करने के बाद में प्रोफेसर सरीके इंटेंसिवली काम करने वाले जेनेटिसिस्ट लेकिन पॉलिसी मेकर, आज ज्वार और बाजरा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में कुछ कुछ जगह पे मिलता है और प्रोक्योर भी पीडीएस में होता है। तो वो बायोफोर्टिफाइड पर्ल मिलेट अगर मेरी लैक्टेटिंग मदर खाती है और बच्चे को मिलता है, तो मेरा न्यूट्रिशन वाला बाजरा खाएगी, ग्लूटेन वाला गेहूं नहीं खाएगी। लेकिन इसको अभी दूसरे सवाल के तरफ थोड़ा सा लिंक करो तो आपके समझ में आएगा। जब मैंने आपको फोन पे बोला था साहब 2030 में या 2040 में इंडिया क्या खाएगा, ये इंडिया की एग्रीकल्चर पॉलिसी नहीं तय करती, और हम दोनों भी हंसे थे उस फोन कॉल पे। और मैंने बोला था साहब फर्स्ट 500 फॉर्च्यून कंपनीज मैनहट्टन में जो बैठती है ना, वो तय करती है 2040 में इथोपिया में टेफ खाएंगे कि गेहूं खाएंगे। ये कैसे चलता है ये सर? मेरा स्टेटमेंट बड़ा, ये स्टेटमेंट मेरा जो था वो बड़ा बोल्ड और शायद पॉलिटिकल लगेगा, लेकिन ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है। फिर से बताता हूं, ये सोशियो इकोनॉमिक स्टेटमेंट है। ये कैसे चलता है तो आपको मालूम है, आज से 2 साल पहले मिलेट ईयर था। हाँ, मिलेट ईयर, बराबर। मिलेट ईयर के लिए सब कोशिश किसने की थी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने की थी। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने यूएन में इसको रखा था। फिर मिलेट ईयर हुआ, और फिर जब मिलेट ईयर हुआ, आज के तारीख में 9 मिलियन हेक्टर पर्ल मिलेट का क्षेत्र है साहब इंडिया में। उसमें से 4.5 मिलियन हेक्टर अकेले राजस्थान में है, बाकी हरियाणा है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, कर्नाटक है, थोड़ा तमिलनाडु है, यहाँ पे पर्ल मिलेट है। लेकिन जब मोनोपोलाइज प्रोक्योरमेंट में सिर्फ अगर गेहूं और चावल आए तो लोग पर्ल मिलेट लगाएंगे क्या? नहीं लगाएंगे। आज वो फिर से मिलेट ईयर के बाद में लगाना शुरू हुआ। लेकिन आप इसको सोचो अभी कि जैसे किनोआ लैटिन अमेरिका से सारी दुनिया में गया, वैसे पर्ल मिलेट आज तक सब दुनिया में गया नहीं है, लेकिन इंडिया कोशिश कर रहा है कि वो जाएगा। तो ये तय कौन करता है? ये जो मैं बोल रहा था, ये ना साहब बड़े दुख से मैं कह रहा हूं, ये तय करती है ग्रेन प्रोड्यूसिंग एंड ग्रेन एग्रीगेटिंग कंपनीज। मैं किसी कंपनी के अगेंस्ट नहीं हूं, लेकिन मेरे हाथ में एक किताब है, ये देखो। इस किताब का नाम है मर्चेंट्स ऑफ ग्रेन। ये किताब लिखी है डैन मॉर्गन ने, बड़ी फेमस किताब है। तो इसमें ना साहब बड़े बड़े कंपनी है, चाहे वो कारगिल हो या ग्रेन में डील करने वाले कंपनीज हो। इसमें ना ये एक मैप है, देखो, ये दुनिया का मैप है, और इसमें थोड़े 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 रूट्स दिखाए गए हैं। ये रूट कौन से हैं मालूम है आपको? आने वाले 5 सालों में दुनिया में कौन सा क्रॉप कहां प्रोड्यूस होगा और लॉजिस्टिकली कहां से कहां भेजा जाएगा,
गेहूं ऑस्ट्रेलिया से इंडिया आएगा, मिलेट इथोपिया से इंडिया आएगा, मूंग और तुअर बर्मा से इंडिया में आएगी, और इंडिया से थोड़ा गेहूं यूरोप में जाएगा। ये तय साहब गवर्नमेंट्स अनफॉर्चुनेटली नहीं कर रही है। ये बड़ी बड़ी कंपनियां, फर्स्ट 500 फॉर्च्यून कंपनीज मैं बोल रहा हूं, जो मैनहट्टन में बैठ के तय करती है। तो मिलेट ईयर में भी ऐसा ही हुआ साहब। कमर्शियली कंपनी गेट एक्सपोज टू इट, और वो ये पॉलिसीज को दबाव में लाती है। ये पॉलिसीज को दबाव में लाने के लिए काश्तकारों को इकट्ठा काम करना पड़ेगा कि मैं अपना पर्ल मिलेट खाऊंगा, ना कि सिर्फ गेहूं पे डिपेंडेंट रहूंगा। इसलिए बायोफोर्टिफिकेशन का मतलब न्यूट्रिशन डेंस एग्रीकल्चर के तरफ जाना पड़ेगा, उसकी प्राइस पॉलिसीज बनाने पड़ेगी, और सिर्फ फर्स्ट 500 फॉर्च्यून कंपनीज के तहत नहीं, तो अपने पॉलिसी मेकर्स, अपने गवर्नमेंट में बैठे हुए अपने लोगों ने फॉरेन सेंट्रिक नहीं, फार्मर सेंट्रिक पॉलिसीज बनानी पड़ेगी। तब इस देश की खुशहाली बढ़ेगी, और मुझे 100% मालूम है ये होगा। क्यों? मुझे सबसे बड़ी खुशी यह है कि मेरे से बात करने वाला आदमी 45 साल का नहीं है, 50 साल का नहीं है, वो खुद 35 के अंदर है। तो अगर 35 के अंदर वाला कोई आदमी इस देश का नागरिक ये बात करना चाहता है, यानी दुनिया उम्मीद पे कायम है अभिनव। और मुझे ये उम्मीद है 65 साल की उम्र में कि आपके सरीके जवान लोग ये पॉलिसीज लाएंगे, न्यूट्रिशन डेंस एग्रीकल्चर आएगा, प्राइस फैक्टर भी न्यूट्रिशन पे रहेगा, ना कि टनेज या प्रोडक्शन पे। तो ये 3-4 चीजें इकट्ठा करके आपने अगर सोची तो आपको दिखेगा साइंस हैज गिवन एवरीथिंग टू एग्रीकल्चर, पॉलिसी इज स्टिल लैकिंग, और वो पॉलिसी पैरालिज्म नहीं होना चाहिए। इसके लिए जवानों को आगे आना पड़ेगा, ये बात रखनी पड़ेगी। और मुझे विश्वास है कि ये पॉडकास्ट के बाद में अगर कुछ सवाल जवाब जवानों ने आपके साथ में किए, जवान ने बूढ़े के साथ में मजा से ज्यादा है जवानों ने जवानों के साथ में बात करना, आपसे अगर किए और फिर हम इंटरवेंशन में उनके साथ में बात करें तो और मजा आएगा। तो इफ आई लिंक नाउ ग्रीन रिवॉल्यूशन, कैलोरी डिप्राइवेशन, न्यूट्रिशन डिप्राइवेशन, बायोफोर्टिफिकेशन, न्यूट्रिशन डेंस एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर साइंस के साइलोज के बिना, यानी एग्रीकल्चर, न्यूट्रिशनिस्ट और मेडिकल डॉक्टर ऐसा साइलोज में देखने के बिना हमें एग्रीकल्चर को ही सॉइल मेंटेनेंस और न्यूट्रिशन डेंस एग्रीकल्चर करके दुनिया की पॉपुलेशन को अच्छा खाना खिलाओगे तो मोस्ट ऑफ द लाइफस्टाइल डिसीजेस विल बी रिड्यूस्ड। ये मेरा खुद का मानना है। तो इसके लिए मैं बोलता हूं देयर इज नो अदर कल्चर बेटर टू एग्रीकल्चर, द ओनली कल्चर इज एग्रीकल्चर। एब्सोल्युटली, आई थिंक मेरे जो लाइफ का भी विजन है अगले 10-15 साल का, वो काफ़ी अलाइन करता है विद वॉट एवर आप कह रहे हैं, राइट। पर्सनली भी मैं एक्सपीरियंस किया हूँ बीइंग इन एग्रीकल्चर, बीइंग इन हेल्थ, कि दोनों का रिलेशन क्या होता है। अभी मुझे वो आंसर्स नहीं मिल रहे हैं एग्जैक्टली कैसे क्या करना है, एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले आधा एक घंटा में जो हम बात करेंगे कुछ आइडियाज़ भी आप मुझे और बाकी यंगस्टर्स को देंगे जिससे हम बिल्ड कर सकते हैं, राइट। बायोफोर्टिफिकेशन पे आप काफ़ी स्ट्रेस कर रहे हैं, उस पर मैं डिटेल में टेक्निकल थोड़ा बात करना चाहूँगा। उसको लेके बहुत सारे लोग के कन्फ्यूजन्स होते हैं, क्वेश्चन मार्क्स भी होते हैं, क्या ये सही तरीका है, राइट। उस पर मैं डेफिनेटली आना चाहूँगा। बट ग्रीन रेवोल्यूशन का जो मैं लोग को समरी क्विकली देना चाहता हूँ, जैसे आपने कहा फोकस था प्रोडक्शन पे, कैलोरीज पे, कि किसी तरह ये फैमिन को ख़त्म करो। उस समय हमने न्यूट्रिशन पे ध्यान नहीं दिया, लॉन्ग टर्म सस्टेनेंस पे ध्यान नहीं दिया। इसका आउटपुट ये हुआ कि प्रोडक्शन तो हम बढ़ा दिए, केमिकल फर्टिलाइजर इंक्रीज हो गया है। मेरे पास कुछ स्टेटिस्टिक्स हैं कि उस समय लगभग 25 से 30% तब से हमारा सॉइल डिग्रेडेशन हुआ है। ऑर्गेनिक कार्बन का जो आप बात कर रहे हैं वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है। उसका शायद एक रीज़न ग्रीन रेवोल्यूशन भी है, राइट। हमारे जो नेटिव वेराइटीज़ थे, जो हम देसी वैरायटी कहते हैं, वो पूरे तरीके से हट गए। मम्मी पापा बोलते हैं मुझे, जो आप बोल रहे हो ना, अपने पेरेंट्स से पूछो कि उनके बचपन में, शायद आपके यंग डेज में, चावल का 10, 15, 20 प्रकार के आपको चावल ही मिलते थे। अभी शायद वो एक तरीके से पूरा मोनोकल्चर हो गया, राइट। एक और जो स्टैटिस्टिक्स, डाइवर्सिटी खलास हो गया पूरा, राइट। न्यूट्रिशन वैल्यू का आप जो बोल रहे हैं,
गेहूं और आईसीएआर का खुद का ये रिसर्च था कि गेहूं और चावल लगभग 45% फूड वैल्यू कम हो चुका है, राइट। खाने में जिंक का कमी है, खाने में आयरन का कमी है, और जो हार्मफुल सब्सटेंसेज है, हैवी मेटल्स हैं जैसे आर्सेनिक, वो सब उल्टा खाना में बढ़ गया है। तो ये सब भी ग्रीन रेवोल्यूशन का साइड इफेक्ट एक प्रकार से था, राइट। एंड बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अगले 15-20 साल में, जैसे प्रोफेसर स्वामीनाथन ने कहा था 1990 तक, अगले 10-15 साल में बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि खाना खाने लायक ही नहीं रहेगा, देयर विल बी सो मच अडल्ट्रेशन, राइट। तो ओवरऑल अगर आपको देखना चाहे, मैं एक ही क्वेश्चन ये सेक्शन को समराइज करना चाहूंगा, क्या आपको लगता है ग्रीन रेवोल्यूशन ने ज्यादा अच्छाई किया या ज्यादा बुराई किया भारत को? बड़ा सोचने वाला सवाल पूछा है आपने। ये थोड़ा सा लाइटर मोड पे जाता हूँ और फिर सवाल के जवाब में आता हूँ। मैं 12वीं कक्षा में जब पढ़ता था, बहुत साल हो गए, अभी 40-45 साल, तो मुझे बायोलॉजी के एक टीचर थे मेरे, वर्मा सर। तो मेरा एक दोस्त था, वो जब पढ़ा रहे थे मेंडेलियन लॉ, तो उन्होंने उसको कुछ सवाल पूछा, तो वो कुछ अपने कागज पे कुछ तो भी कर रहा था, वो सवाल की तरफ उसका ध्यान नहीं था। तो वर्मा सर ने उसको पूछा, व्हाई आर यू हियर? मेंडेलियन लॉ पढ़ा रहे थे वो। तो वो मेरा जो दोस्त था वो एकदम से खड़ा हो गया। उन्होंने पूछा, व्हाई आर यू हियर? तो उसने जवाब दिया, सर मैं अपने माँ पिताजी की वजह से। तो वर्मा सर और सारा क्लास हंसने लगा। सो जवाब ये है, एक्चुअली मैं इस दुनिया में क्यों हूं? तो मैं अपने माँ पिताजी की वजह से हूं इस दुनिया में। और मेरे माँ पिताजी मैंने नहीं तय किए, बराबर, मेरे माँ पिताजी नेचर ने तय किए, मैं पैदा हो गया वहां पे। लेकिन अभी जो मैं करता हूं वो सब मेरे माँ पिताजी नहीं तय करते, मैं तय करता हूं, सोसाइटी तय करती है, कलेक्टिव विजडम के साथ में वो तय करना पड़ता है। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर हम बोलेंगे प्रोफेसर स्वामीनाथन, वर्ल्ड ओवर जिनको प्राइज मिला, वर्ल्ड पीस प्राइज मिला, नोबेल, वो है डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। तो कोई पूछेगा कि यार ग्रीन रिवॉल्यूशन एग्रीकल्चर साइंटिस्ट को पीस प्राइज कैसे मिला? ऐसा तो पूछना चाहिए ना। तो पीस प्राइज इसके लिए मिला कि इतना फैमिन था अफ्रीका में, एशिया में, कि अगर तब वो प्रोडक्शन नहीं बढ़ता तो ऐसा मानना था दुनिया के सोशल रिफॉर्मर्स और सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिकल साइंटिस्ट का कि वॉर होता था फूड के लिए, और वॉर में जितने लोग मरते थे वो ग्रीन रिवॉल्यूशन से बच गए। इसके लिए वर्ल्ड फूड पीस प्राइज, नोबेल पीस प्राइज डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट को मिला। और फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन, पद्मश्री, पद्मभूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न प्रोफेसर स्वामीनाथन को मिला। इसका मतलब, अब आपके सवाल के जवाब में, कि मैं यहां क्यों हूं? तो माँ पिताजी के वजह से हूं। अरे लेकिन भैया तू क्या कर रहा है? तो मैं जो खाया पिया अच्छी तरह से आज हम ये कॉल कर रहे हैं, ये साहब हम माइक्रोसॉफ्ट की वजह से, या इंटरनेट की वजह से, आईपैड की वजह से, सैमसंग की वजह से हम नहीं कर पाते अगर हमारा दोनों का पेट अच्छी तरह से नहीं भरता। आज हम ये बात कर पा रहे हैं क्योंकि हमारा पेट भरा है, और वो पेट इंडियन प्रोडक्शन से भरा है। तो ज्यादा अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? मेरा 100% जवाब है, ग्रीन रिवॉल्यूशन हैज सेव्ड दिस कंट्री, हैज हेल्प्ड दिस कंट्री and made 3 generations confident, competent to tell that we can do and lead service industry in the world in software। क्योंकि साहब आपका पेट भरा है, अगर पेट नहीं भरा होता ना तो आप ये कुछ नहीं कर पाते। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन हैज प्लेड डेफिनेटली पॉजिटिव रोल मोर देन द निगेटिव रोल। लेकिन सर निगेटिव रोल हुआ क्या? जो हम बात करते हैं इसके, जैसे डिपेंडेंसी पे, आपको नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी बढ़ा दिया ग्रीन रेवोल्यूशन? ह्यूमन नेचर इज लाइक दिस, मैं वही बताता हूं, ह्यूमन नेचर इज लाइक दिस। आप और मैं बात कर रहे हैं, राइट, हमें भूख नहीं लगी है, राइट, फिर भी आने वाले साल का अनाज भर के रखना ये ह्यूमन नेचर है।
मेरे बेटे के लिए 2 घर लेना, ये ह्यूमन नेचर है। वी आर डिफरेंट देन लायन इन जंगल। लायन को भूख नहीं लगी है ना साहब, तो उसके बाजू से हिरन चला जाता है ना, वो ऐसे सिर्फ देखता है, खाता नहीं है। आदमी बड़ी अजीब कौम है, इसको भूख नहीं है ना तो भी ये शिकार करेगा। तो हम जो ग्रीन रिवॉल्यूशन में किया ना, वो आने वाले 4 जनरेशन का अभी दबा लिए, सस्टेनेबिलिटी को भूल गए। तो ये गलती ग्रीन रिवॉल्यूशन की टेक्नोलॉजी की नहीं थी, जो प्रोफेसर साइंस वाले खुद बोल रहे थे, इलिजिटिमेट यूसेज ऑफ वाटर, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स इज क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम विच इज ह्यूमन नेचर। तो ह्यूमन नेचर को कंट्रोल करना यानी क्या? हैवान से आदमी बनना। हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन में हैवानियत डाल दी साहब, जो कि और से नहीं, कब सस्टेनेबल। आपके माँ पिताजी कॉन्जर्वेशन वाले थे, दादा दादी नाना नानी उससे भी कॉन्जर्वेशन वाले थे। आज आपकी पैदाइश, मैं गाली नहीं दे रहा हूं, सही बोल रहा हूं, प्लास्टिक करेंसी पे चल रही, जो खिसे में नहीं वो पहले उड़ा देते, हाँ या ना? और बाद में जो प्लास्टिक करेंसी क्रेडिट कार्ड वाला बिल आता है, उसके लिए पैसे ढूंढते, फिर वो क्रेडिट कार्ड का बिल भरते। सो ये तो हमारी इंसानियत का चैलेंज है कि हमने टेक्नोलॉजी को मोनोपोलाइज किया। टेक्नोलॉजी बुरी नहीं है, मोनोपोलाइजेशन ऑफ द टेक्नोलॉजी बुरा है। और मैं वो मोनोपोलाइजेशन को कंट्रोल करना, मैं इससे बाहर आके हम, आप सब कलेक्टिव, सब दुनिया ये सोच लाने के लिए बोलते थे, प्रोडक्शन बाय मासेस नॉट मास प्रोडक्शन। सबकी अच्छाई, पसायदान में बोलते हैं संत ज्ञानेश्वर, सबकी अच्छाई, मेरी अकेले की नहीं। तो वो मेरी अकेले की ये जो है ना ह्यूमन इंटरवेंशन, वो ह्यूमन से हैवानियत के तरफ जाता है। वो प्रॉब्लम ग्रीन रिवॉल्यूशन का नहीं है, वो प्रॉब्लम मोनोपोलाइजेशन का है। और वो मोनोपोलाइजेशन को ब्रेक करने के लिए सोशल रिफॉर्म, डेमोक्रेटिक सेटअप, कलेक्टिव विजडम, ये उसके सोशल रिफॉर्म्स है, ये उसका आंसर है जो बहुत से सोशल रिफॉर्मर्स ने दिए हैं। लेकिन ग्रीन रिवॉल्यूशन के सीमित यूसेज से सस्टेनेबिलिटी के तरफ जा सकते हैं, और ग्रीन रिवॉल्यूशन एवर ग्रीन रिवॉल्यूशन हो सकता है, जिसके ऊपर स्वामीनाथन फाउंडेशन में और CGIAR सेंटर्स में, कंसल्टेटिव ग्रुप ऑफ इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च के 16 सेंटर्स है दुनिया में। वॉशिंगटन में है, इथोपिया में है, हैदराबाद इक्रिसैट में है, श्रीलंका में है, मनीला में है राइस वाला, सीमेट है मेक्सिको में। तो ऐसे बहुत काम चल रहा है। सो साइंस नीड्स टू बी विथ ह्यूमन फेस, नॉट विथ मोनोपोलाइजेशन। ये वो जवाब है। जवाब ये नहीं है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन ने बुरा किया, जवाब ये है कि मोनोपोलाइजेशन ने बुरा किया। और वो मोनोपोलाइजेशन हम अगर कलेक्टिव विजडम में लाएंगे तो साइंस अच्छा ही होता है। इसलिए एक छोटा आंसर, अलग एग्जांपल देता हूं, और फिर अपने क्वेश्चन आंसर पे भी जा सकते हैं। वो अलग आंसर क्या है वो मैं बताता हूं। कोई भी एक सर्विस सिर्फ एक कंपनी अगर दे, और वो कंपनी अगर गवर्नमेंट की हो, तो हम इमीडिएटली बोल देते हैं यार बहुत बेकार है, प्राइवेटाइजेशन करना चाहिए। ठीक है, प्राइवेटाइजेशन इज अ गुड आंसर। लेकिन प्राइवेटाइजेशन में भी अगर मोनोपोलाइजेशन रहा और एक ही प्राइवेट कंपनी वो काम करती रहेगी, तो वो गवर्नमेंट कंपनी से भी बुरा करती है, बिकॉज देयर प्रॉफिट इज द ओनली मोटिव। सो द मोटिव शुड बी सबका अच्छा, एंड दैट इज व्हाट इज नोन एज अ डेमोक्रेटिक पॉलिसी मेकिंग, जिसके लिए हमें ग्रीन रिवॉल्यूशन का भी इस्तेमाल कलेक्टिव विजडम और मोनोपोलाइजेशन को तोड़ के सबके विकास के साथ में लाना पड़ेगा, तब यह होगा। ये मेरा मानना है। मैं मानता हूं कि मैंने अपने तरफ से जवाब देने की कोशिश की है, लेकिन मैं ये क्लेम नहीं करता कि मैंने जो कहा वो सबको मानना ही पड़ेगा। एग्रीइंग टू डिसएग्री
still working together is a essence of democracy. ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, ये प्रोफेसर स्वामीनाथन ने राज्यसभा से जब वो डिपार्टिंग स्पीच उन्होंने दिया था तब उन्होंने ये स्टेटमेंट किया था। दोनों पार्लियामेंट्स इकट्ठा सेशन था, राज्यसभा और लोकसभा। बड़ा अच्छा स्पीच है वो, और उसमें ये स्टेटमेंट है उनका, एग्रीइंग टू डिसएग्री, स्टिल वर्किंग टुगेदर इज अ एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी। सो मैंने जो कहा वो आपने सब मानना चाहिए, ऐसा नहीं है। डिसएग्रीमेंट इज अ सेंस ऑफ लाइफ, बट स्टिल वी नीड टू वर्क टुगेदर फॉर द बेटरमेंट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। हैवानियत को निकालना पड़ेगा साहब, और मोनोपोलाइजेशन हैवानियत है। थैंक यू फॉर पेशेंट लिसनिंग। सर, ये मोनोपोलाइजेशन का जो हम बात करते हैं, आई एग्री विथ यू, प्रिंसिपली सुनने में सही लगता है, बट आज बीच का ही आप उदाहरण ले लो, जैसे बेयर, मोनसैंटो, कारगिल, जो आपने मर्चेंट ग्रेन का बात किया, इसको कैसे कोई तोड़ेगा? हम एक किसान का बात कर रहे हैं, हम यंगस्टर्स का बात कर रहे हैं जो एग्रीकल्चर को बदलना चाहते हैं। मैं अपना बात कर रहा हूँ, कल मैं आके ऐसा क्या कर दूं जो ये मैं मोनोपोली को तोड़ूं, किसान का मदद करूं, ब्रदरहुड में ध्यान रखूं, एक सस्टेनेबल बिजनेस बनाऊं, एनवायरनमेंट का ख्याल रखूं। तो बहुत सारे मोरल प्रिंसिपल साथ में आ जाते हैं, विच ऑलमोस्ट सीम्स की इम्पॉसिबल टू अचीव हो जाता है कई बार, राइट? फॉर दिस इज माई ऑनेस्ट थॉट प्रोसेस। सो प्रैक्टिकल में चाहता हूँ कि हम थोड़े सोल्यूशंस की तरफ जाएं कि इसको कैसे अप्रोच कर सकते हैं। मोनोपोलाइजेशन को तोड़ने का शायद पॉलिसी लेवल पे कुछ चेंजेस हो, या फिर बायोफोर्टिफिकेशन एक उदाहरण आपने दिया। अब मैं चाहता हूं कि हमने प्रॉब्लम हिस्ट्री काफी अच्छे से एस्टैब्लिश कर लिया। आई होप 1 घंटा अगर कोई ये पॉडकास्ट देख ले उनको एक ब्रॉड आइडिया होगा, राइट? बट सॉल्यूशंस पे हम थोड़ा बात करते हैं। अभी ग्रीन रेवोल्यूशन हो गया, रियलिटी एज ऑफ टुडे 2026 में हम हैं। 2026 में क्या क्या बदलाव ला सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, आप सर पॉलिसी पे काफी बात करते हैं, दैट्स वन ऑफ योर कोर एरियाज ऑफ एक्सपर्टीज। अब मैं उतना डेप्थ में पॉलिसी को एनालाइज नहीं किया ऑफ कोर्स एज मच एज यू, एंड आई डोंट हैव दैट एक्सपीरियंस, राइट? पॉलिसी लेवल पे क्या क्या मतलब बदलना चाहिए? एक उदाहरण आपने दिया था FCI का, कि हम ओवर प्रोक्योर कर लेते हैं स्टोरेज का, जरूरत से ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, दूसरा उदाहरण है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस केवल 2 फसल पे मिलता है, हमें बाकी फसल पे ओवर प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 50% एक्सटेंड करना चाहिए। प्रैक्टिकली और क्या क्या पॉलिसी लेवल चेंजेस हो सकते हैं जो शायद कोई फ्यूचर में करे, ताकि हम अपने कृषि को सही दिशा में ले जाएं? वेरी गुड क्वेश्चन, एंड वन लाइन आंसर नहीं हो सकता इसका थोड़ा सा एक 2-3 मिनट का थोड़ा डिटेलिंग आंसर लगेगा। आराम से 5 मिनट भी लग सकते हैं, आप 20 मिनट भी लीजिए, कोई तकलीफ नहीं। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको हम ऐसा देखते हैं। इंडियन एग्रीकल्चर ना एक सबसे बड़ा चैलेंज फेस करता है, वो है सब डिविजन एंड फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड। सो आपके फैमिली में 30 एकड़ जमीन थी, आप 2 भाई है, फिर 15-15 एकड़ हो गई, 15 आपकी, 15 आपके भाई की। फिर आपको 2 बेटे हुए, आपके भाई को 2 बेटे हुए, फिर 7.5 एकड़ हो गई, उनमें बढ़ गई। फिर उसको 2 बेटे हुए, फिर 3 एकड़ हो गई। आप समझ रहे हैं? इसको एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में कहते हैं सब डिविजन एंड फ्रेगमेंटेशन ऑफ द लैंड रिसोर्स। इंडिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम सब डिविजन एंड फ्रेगमेंटेशन है। तो हमारी काश्तकारी धीरे 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 ऐसे बढ़ती गई कि वो इकोनॉमिकली वायबल ही नहीं रही। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन के समय अगर एक देशपांडे फैमिली है तो उनके यहां पे 50 एकड़ फार्म है, तो 30 एकड़ कॉटन, 20 एकड़ गेहूं ये लगा के 1-2 एकड़ में खुद के लिए अपना सब्जी वगैरह लगा के तरकारी करके वो उनका जीवन अच्छा जी लेते थे, और जो प्रोड्यूस होता था वो बाजार में बेचा जाता था। आज क्या हो गया, देशपांडे फैमिली में 6 लोग हो गए और उनकी जमीन 3-3 एकड़ बच गई। अब 3rd-4th जनरेशन में 1.5 एकड़ बच गई। साहब ये वायबल ही नहीं रहता है, ना एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, ना इनपुट्स, ना कुछ। तो इसका सबसे बड़ा सॉल्यूशन, ओनरशिप ऑफ द लैंड कैन रिमेन विथ एन इंडिविजुअल, बट द मॉडल विच कैन चेंज इंडियन सिनेरियो is not only corporate or cooperative, but
इट हैज टू हैव द रिफॉर्म। और महाराष्ट्र में इसमें बहुत बढ़िया काम चल रहा है। आपके पिताजी के अच्छे दोस्त है विलास अन्ना शिंदे। आपके पिताजी का किताब भी दिखा उस दिन, लास्ट वीक में गया था मैं नासिक, विलास अन्ना शिंदे के साथ में सह्याद्री में बैठा था। आपके पिताजी का किताब है ना, ब्लैक कवर है, देखो बराबर। तो वो मॉडल क्या है? वो मॉडल है फार्मर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन। और एफपीओ का जो मॉडल है, एफपीसी का जो मॉडल है, फार्मर प्रोड्यूसिंग कंपनी, ये मुझे आज के तारीख में रिफॉर्म लगता है इंडियन एग्रीकल्चर का। यानी ओनरशिप इंडिविजुअल फार्मर की रहेगी, लेकिन इनपुट, मार्केटिंग, प्रोसेसिंग, एग्रीगेशन, ये सारा फार्मर प्रोड्यूसिंग कंपनी जो फार्मर्स की ही होगी और वो कंपनीज एक्ट के तहत होगी। आज सह्याद्री का जो एग्जाम्पल दिखता है 12-15 सालों में जो सक्सेस दिखता है साहब, 700 फार्मर, 7,000 फार्मर ग्रोअर, और ग्रेप अगर हम 2,500 कंटेनर एक्सपोर्ट कर सकते हैं तो मेरा साहब आधा एकड़ वाला काश्तकार कैसे करेगा ये? सो नाउ ही इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द मार्केट फोर्सेस, ही इज नाउ डूइंग इट हिमसेल्फ थ्रू सह्याद्री, जो उसकी खुद की कंपनी है। सो इसका सॉल्यूशन मार्केट फोर्सेस को अगर साथ में लाना है, आई विल प्रोड्यूस द बेस्ट क्वालिटी, आई विल प्रोसेस द बेस्ट क्वालिटी, and I will sell the best nutritive value to the consumer, maybe in Europe, maybe in America, and not only in India but also in a global market. तब automatically farmer will get the benefit. So पहला इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है, मोनोपोलाइजेशन को ब्रेक करने के लिए कंपनीज के साथ में डिपेंडेंट रहने के बजाय फार्मर ने इकट्ठा आके फार्मर प्रोड्यूसिंग कंपनीज, फार्मर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशंस बना के हमें एग्रीकल्चर इनपुट्स और एग्रीकल्चर आउटपुट पे हमें खुद का स्वामित्व लाना पड़ेगा, जो कि बायर, मोनसेंटो, कारगिल से बाहर होके खुद कारगिल या मोनोपोलाइज, इसमें मुझे मोनसेंटो नहीं बनना है, लेकिन हर डिस्ट्रिक्ट में अगर 5, 10, 50 ऐसे एफपीसीज बनेंगे तो ये जवाब है आपके सवाल का। और अशोक गुलाटी साहब का आपने अगर नाम सुना होगा, वेरी फेमस चेयरमैन सीएसीपी रहे हैं, फेमस इकोनॉमिस्ट है, वो अभी आए थे विलास अन्ना को मिलने लास्ट महीने भर पहले, तो वो भी ये जवाब खुद के लिए दे रहे थे उस दिन। मुझे याद है, यार कैन एफपीसी द मॉडल फॉर इंडिया and can FPC be also promoted in Africa? So globally भी ये solution हो सकता है कि farmer producing companies should act as the organization to hold input and output both. तो आपके सवाल का जवाब मैंने 3 या 4 मिनट में इकट्ठा करके देने की कोशिश की है। बहुत ज्यादा समय हो रहा है, मुझे लगता 1.25 घंटा हो गया है। जवान लोगों को इतनी बात करने की और सुनने की अगर वो आदी रहेंगे, खुश रहेंगे, तो मुझे तो दिख रहा है कि अभिनव भारत बनेगा। नहीं सर, वो टाइम का आप टेंशन मत लीजिए, लोग देखते हैं। मैं मेरे 2-2 ढाई घंटे के पॉडकास्ट पे भी 3-4 लाख व्यूज हैं, ऐसे उसका बात नहीं है। मैं व्यूज इज नॉट द फर्स्ट थिंग सर, सही लोग तक पहुंचे तो ठीक है, बाकी सेकेंडरी वी विल टेक केयर ऑफ इट। एनीवेज, मुझे लगता है ये जवाब ये रिफॉर्म वाला जवाब है। राइट, ये रिफॉर्म वाला जवाब है। मैं एक और पढ़ रहा था कि सब्सिडी के बारे में, आई थिंक अशोक गुलाटी सर कहीं था कि अभी जो सब्सिडी हम लोग देते हैं, उदाहरण पे आप फर्टिलाइजर सब्सिडी ले लो, तो ज्यादातर सब्सिडी यूरिया पे होता है। सब लोग फोकस करते हैं यूरिया पे सब्सिडी देने का रेट। जो हम एनपीके का बात करते हैं मिट्टी में, 4:2:1 का रेशियो होता है, बट कई सारे देश में वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि सब्सिडी इतना ज्यादा हम दे रहे हैं नाइट्रोजन पे, तो लोग ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, बाकी फर्टिलाइजर नहीं कर रहे हैं। मैं ये पढ़ा हूं सर, मुझे प्रैक्टिकल पता नहीं है, क्या ये रियलिटी है सही में? इसमें भी कोई पॉलिसी लेवल चेंज का जरूरत है? गुड क्वेश्चन। इसका जवाब हाँ या ना में देना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं दे सकता हूं ये जवाब कि शायद सब्सिडीज को
हम जितना बढ़ावा यूरिया फर्टिलाइजर को, नाइट्रोजन पे हम दे रहे, और अशोक गुलाटी साहब के साथ में मेरी बहुत बार इसके ऊपर बात हुई है, 15-20 साल से मैं ये चर्चाएं उनके साथ में करते आया हूं, शायद यूरिया की सब्सिडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कम करनी पड़ेगी और फार्मर्स को सब्स्टिट्यूट फर्टिलाइजर और ऑर्गेनिक नाइट्रोजन के तरफ जाना पड़ेगा। तो ये आज के तारीख में मुश्किल लगेगा, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं देयर इज अ फ्रिक्शन, देयर इज अ फन। सब आसान चीज करना ना हमेशा अच्छा लगता है। सो ये सब्सिडाइज केमिकल फर्टिलाइजर नाइट्रोजन का जो हमें मिला है ना, इसको पॉलिसी में चेंज लाना पड़ेगा और पर्टिकुलरली नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर की सब्सिडी कम करके हमें इसको ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स में इसको बढ़ावा देने की जरूरत पड़ेगी और ये पॉसिबल है, चाहे वो फॉस्फेट बेस्ड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर हो, नाइट्रोजन बेस्ड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर हो। आज के तारीख में आपको मालूम होगा आरसीएफ सर की बहुत बड़ी पब्लिक सेक्टर कंपनी बहुत प्रमोट कर रही है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स को, लेकिन ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बनाना केमिकल फर्टिलाइजर इतना आसान नहीं है। देयर आर डिफरेंट चैलेंजेस। सो इसको एग्रीगेट करना पड़ेगा। एक केमिकल फर्टिलाइजर थर्ड वाई शेप में प्रकल्प आरसीएफ का लग गया और आरसीएफ की ट्रेन केमिकल फर्टिलाइजर के जा रही, ये आसान लगता है। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के बारे में ऐसे नहीं होगा, तो उसको कैसे करना पड़ेगा? प्रोडक्शन बाय मासेस। हर डिस्ट्रिक्ट में 3-3, 4-4 फैक्ट्रीज लगनी पड़ेगी, एक बंबई की फैक्ट्री काम नहीं करेगी। इसलिए मैंने पहले ही 1.5 घंटा 1.25 घंटा पहले जब बात शुरू की तब मैंने बोला था, विलास अन्ना भी कहते हैं, प्रोफेसर स्वामीनाथन भी कहते थे, और मैंने विलास अन्ना को सह्याद्री में 10-8 साल पहले मैंने बोला था कि ये तो एक आधुनिक बात हो गई अभी कि हम बात कर रहे हैं प्रोडक्शन बाय मासेस एंड नॉट द मास प्रोडक्शन। सेम थिंग विल अप्लाई टू दिस सब्सिडी ऑफ अ केमिकल फर्टिलाइजर यूरिया स्पेशली। इसको रिड्यूस करना पड़ेगा, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स को लाना पड़ेगा। वो सब्सिडी का फैक्टर हम डिस्ट्रिक्ट में छोटे छोटे फैक्ट्रीज करने पड़ेंगे और इनपुट्स को लाना पड़ेगा और कार्बन रेशो बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए पॉलिसी शुड बी केमिकल फर्टिलाइजर, पर्टिकुलरली नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर यूरिया अगर महंगा होगा तो भी फिर चलेगा। ये सोच बदलनी पड़ेगी, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। ये स्टेटमेंट पे ऐसा मुझे लगता है। ये जो आपने एक कोट 2-3 बार बोला है कि मैं इस पे चाहता हूँ, मैं इसको वर्ड प्ले में खेल सकता हूँ। प्रोडक्शन बाय मासेस नहीं होना चाहिए, मास प्रोडक्शन नहीं होना चाहिए। प्रोडक्शन बाय मासेस होना चाहिए, मास प्रोडक्शन नहीं। यस, मास प्रोडक्शन नहीं होना चाहिए, प्रोडक्शन बाय मासेस होना चाहिए, राइट। अब सिंपल शब्दों में किसी को आपको समझाना है, किसी 18 साल के बच्चे को, तो आप कैसे समझाएंगे कि एक किसान ज्यादा नहीं उगाए, ज्यादा किसान उगाए? इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करिए। बिल्कुल, मैं बताता हूं। आदिदास के शूज है और आदिदास के शूज आदिदास की फैक्ट्री में बनते हैं। तो आदिदास आजकल ये शूज आदिदास के सिंगल फैक्ट्री में नहीं बनाती साहब। ये बांग्लादेश में यूनुस जो अभी एडवाइजर गए 2 साल से बांग्लादेश के हैं, अभी इलेक्शन हो गया, अभी नए प्राइम मिनिस्टर आ गए, लेकिन यूनुस को नोबेल प्राइज जो मिला वो क्यों मिला? वो प्रोडक्शन बाय मासेस पे मिला। बहुत सारी कॉटन इंडस्ट्री बांग्लादेश की जो है, बहुत सारे शूज मेकिंग जो है, लेदर गारमेंट जो है, वो प्रोडक्शन बाय मासेस है, मास प्रोडक्शन नहीं है। लेकिन ठप्पा उस पे आदिदास का लगेगा, लेकिन घर घर में झुग्गी झोपड़ी में वो बनता है आदिदास का शूज, उसके ऊपर मार्क लगता है क्वालिटी के साथ में आदिदास का। मैं आदिदास का एग्जांपल इसलिए लिया, वैसे ही एग्जांपल लुई फिलिप के हैं। कॉटन के बड़े बड़े शर्ट्स और फैक्ट्रीज वो सब बांग्लादेश में बनते हैं, लुई फिलिप का ठप्पा लगता है, बनते हैं झोपड़ी में। सो एक फैक्ट्री नहीं है उसकी अभी। इट इज प्रोडक्शन बाय मासेस, नॉट द मास प्रोडक्शन इन वन लुई फिलिप फैक्ट्री। आर यू गेटिंग मी? सो हमारी यहाँ पे मैनचेस्टर में जो बनता था और फिर इंडिया में आके बेचते थे, तो हमारे यहाँ पे कॉटन इंडस्ट्री घर घर में अगर ये कॉटन बनेगा, खादी का प्रिंसिपल वही था, तो वो ही बनना पड़ेगा। टेक्सटाइल में एक बड़ी जगह पे ये बनने की जगह प्रोडक्शन बाय मासेस, और ये प्रयोग फार्मर प्रोड्यूसिंग कंपनी में हो रहा है, सक्सेसफुली हो रहा है। कोई सोच नहीं पाएगा साहब कि सह्याद्री का आज का टर्नओवर एक फार्मर प्रोड्यूसिंग कंपनी है, 750 फार्मर मेंबर है, 7000 फार्मर ग्रोअर है, कंपनी का 12 साल 13 साल की उम्र है,
साहब ये साल का टर्नओवर 2,500 करोड़ है, 2,500 करोड़ रुपया। हाउ इज इट पॉसिबल? ये तो ड्रीम लगता है। और आने वाले 5 साल में 10,000 करोड़ बनने की ड्रीम कर सकते हैं। क्यों? प्रोडक्शन बाय मासेस, नॉट मास प्रोडक्शन। एक कोई फार्मर ये कर नहीं रहा है, 7,000 फार्मर एग्रीगेट करके ये कर रहे हैं। तो ये जो ड्रीम है ना, इसको प्रोडक्शन बाय मासेस का ड्रीम, ये मेरा नहीं है साहब, ये आदमी ने किया था। ये है वो आदमी जिसने बोला था कि इंडिया का सॉल्यूशन प्रोडक्शन बाय मासेस है, मास प्रोडक्शन नहीं है। तो यही वो चीज है, 18 साल के बच्चे को वो ये बताना पड़ेगा। जब एक थोड़ा सा अच्छा एग्जाम्पल देता हूं, जब गोलमेज परिषद के लिए महात्मा गांधी को बुलाया और तब क्वीन के सामने बैरिस्टर को जाना था और बैरिस्टर को बोला गया कि फॉर्मली ड्रेस आना चाहिए, टाई और वो सूट वूट पहन के, क्योंकि आप क्वीन को मिलने जा रहे। तो बैरिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी ने उधर बताया कि हम तो अब वो कोट वोट ये सब छोड़ दिए, हम तो सिर्फ छोटी धोती पहनते हैं, बाकी तो हम ऐसे ही रहते हैं, कपड़ा ही नहीं पहनते। तो इधर से वाइस राय ने बताया कि नहीं, ये तो ऐसे ही आएंगे, ये कपड़ा नहीं पहनते। तो उधर से बताया गया ये तो डिसरिस्पेक्ट होगा क्वीन को, और फिर ये गए, क्योंकि वाइस राय ने बताया यह आदमी को नहीं बुलाया तो नेशन को डिसरिस्पेक्ट होगा। फिर ये गए और क्वीन ने पूछा आपके कपड़े किधर है? और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये रिकॉर्डेड है इतिहास में। तो महात्मा गांधी ने बताया कि मेरे पास इतने ही बचे हैं, बाकी तो सारे दुनिया के कपड़े आपने पहने हैं। क्वीन को बोला है साहब, इसका मतलब क्या है? दैट वाज मास प्रोडक्शन। और गांधी जी बता रहे थे प्रोडक्शन बाय मासेस। तो मेरे देश का सॉल्यूशन वो है, और वो आज भी हो सकता है। बांग्लादेश कर रहा है, इंडिया कर रहा है, और इंडिया ये कर पाएगा। आज भी हम जो बोल रहे हैं, अगेन मैं बोलता हूं पॉलिटिक्स की बात नहीं, सोशियो इकोनॉमिक बात। तो हमें ये सॉल्यूशन फार्मर प्रोड्यूसिंग कंपनीज, प्रोडक्शन बाय मासेस से करना पड़ेगा, और कर सकते हैं, ये मेरा मानना है। देयर आर एग्जांपल्स, बट दोज एग्जांपल्स एट प्रेजेंट अनफॉर्चुनेटली आर स्पोरेडिक। वी नीड टू मेक दोज एग्जांपल्स। हर डिस्ट्रिक्ट में 2, 3, 4, 500 डिस्ट्रिक्ट में 1000 एग्जांपल। इंडिया विल बी चेंज्ड मॉडल, और मुझे यह विश्वास है आने वाले 15 सालों में ये होगा। मैनहट्टन में पॉलिसी तय नहीं होगी, अपनी पॉलिसी दिल्ली में भी तय नहीं होगी, कर्नाटक की पॉलिसी कर्नाटक में, महाराष्ट्र की पॉलिसी महाराष्ट्र में, नासिक की पॉलिसी नासिक में तय होगी, और ये फार्मर प्रोड्यूसिंग कंपनी कर सकती है। यह मुश्किल लगता है लेकिन हो पाएगा, इस पे मेरा विश्वास है। सर आई थिंक 100% जिसमें मैं बात कर रहा हूँ और खुद भी जो समझा हूँ कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन या फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी सोल्यूशन है। जो मेजर प्रॉब्लम्स इंडियन एग्रीकल्चर में, जैसे फ्रैगमेंटेड लैंड होल्डिंग या फिर मार्केटिंग या फिर वैल्यू एडिशन, इसको ये फंडामेंटली सॉल्व कर सकती है, राइट। लेकिन यदि हम सह्याद्री का ही एग्जाम्पल लें, 100% मुझे लगता है कि वो भारत का बेस्ट केस स्टडी है, उससे अच्छा एग्जाम्पल नहीं है। एंड जो स्पीड में उन्होंने किया है इज़ वेरी इंस्पायरिंग। मैंने खुद वहाँ काफ़ी टाइम स्पेंड किया है, विलास सर से मैं पॉडकास्ट किया हूँ, सीखने का मौका मिला है। बट मेरा एक प्रश्न वहाँ पर भी उठता है कि क्या सह्याद्री फार्म्स या फिर क्या कोई भी FPO अभी मेरे न्यूट्रिएंट डेंसिटी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है? क्या वो सॉइल का रक्षक बन रहे हैं, राइट? क्योंकि फंडामेंटल लॉन्ग टर्म सस्टेनेंस में यही 2 चीज़ हमें ध्यान देना है। क्या मेरे मिट्टी का ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ा पा रहे हैं? क्या उनका फोकस न्यूट्रिएंट डेंसिटी पे है, जो आपने भी प्रपोज किया था एज अ सोल्यूशन, राइट? मुझे वहां पे थोड़ा शायद वो आंसर सह्याद्री से नहीं मिले या दूसरे किसी FPO से नहीं मिले, हो सकता है आप मुझे बेटर बताएं, राइट? तो क्या ये भी पॉसिबल है कि न्यूट्रिएंट डेंसिटी को ध्यान में रखते हुए, पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए FPO मॉडल बन सकता है? एंड क्या सह्याद्री या बाकी कोई ऐसा कंपनी ऑलरेडी कर रही है? वेरी गुड क्वेश्चन। यस, सह्याद्री कर रही है। टोमेटो क्रॉप में अभी वो सोच रहे हैं कि क्या हम इसको न्यूट्रिशन डेंस बना सकते हैं। सह्याद्री ही अपेक्स बॉडी एक फार्मर प्रोड्यूसिंग कंपनी के साथ में और कुछ कंपनियों के साथ में जोड़ के, जैसे गोदावरी कंपनी है मराठवाड़ा में एक, सह्याद्री के साथ ही वो भी काम करते हैं, लेकिन उनका क्रॉप स्पेसिफिक वर्क है सोयाबीन में। तो वो कुछ सोच रहे हैं कि उसको हम कुछ बढ़ावा दे सकेंगे। कुछ कंपनी सह्याद्री के साथ में जुड़ी हुई अनाज में काम करने वाले कुछ है, प्याज में काम करने वाले कुछ है, वहां पे न्यूट्रिशन डेंस काम करने वाले
पर्ल मिलेट के कुछ लोग काम कर रहे हैं जो सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में है। सो आज के तारीख में वो सह्याद्री सरी के बड़े नहीं हुए हैं, छोटे छोटे हैं, लेकिन न्यूट्रिशन डेंस पे जा रहे हैं। और सह्याद्री भी कुछ प्रोसेसिंग बैकअप पे, न्यूट्रिशन डेंसिटी पे काम करने की ड्रीम लेके चलने वाला है। आज वो वहां पे धीरे धीरे काम शुरू हुआ है, क्योंकि उनको भी समझ रहा है कि सॉइल को मेंटेन करना और क्रॉप की डेंसिटी न्यूट्रिशन के साथ में बढ़ाना, ये ही लॉन्ग सस्टेनेंस सॉल्यूशन है। लेकिन आज के तारीख में वो बहुत अंडर करंट के रूप में चल रहा है, फिजिकली आगे बहुत नहीं दिख रहा है। इसको ये पॉडकास्ट से शायद बढ़ावा मिले तो और भी मजा आए। ठीक है सर, मैं मानता हूं कि उस दिशा में हम जा रहे हैं। अब मैं आपसे समझना चाहता हूं कि ये कोर टॉपिक जो हम न्यूट्रिशन डेंसिटी का बात कर रहे हैं, उसके कई सारे अलग तरीके हैं, बट जिसमें आपने काम किया है, जो आप कह रहे हैं बाकी कंपनी कर रहे हैं और एक अच्छा स्कोप हो सकता है, वो है बायोफोर्टिफिकेशन। अब ये बहुत ही बड़ा शब्द है, मुझे तो बोलने में भी 2-3 बार लगता है, बट हमने पॉडकास्ट के स्टार्ट में इसको डिस्कस किया था। सिंपल शब्दों में किसान को समझाना है तो आप क्या बताएंगे, बायोफोर्टिफिकेशन क्या है? मैं ऑनलाइन ये भी पढ़ रहा था कि बहुत सारे लोग इसको जीएमओ से कंपेयर करते हैं कि कुछ तो गड़बड़ हो रहा है जिससे हम इसको न्यूट्रिशन बढ़ा रहे हैं। तो इस पे थोड़ा आप समझाना चाहेंगे, इस प्रोसेस पे? आप टाइम ले सकते हैं, टाइम का टेंशन मत लीजिए, यू कैन जस्ट एक्सप्लेन लाइक यू वुड टू अ फार्मर। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत दुनिया में, सिर्फ भारत में नहीं, बायोफोर्टिफिकेशन बोलने के बाद में बहुत लोग इमीडिएटली सोच लेते हैं कि शायद ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है या जीएमओ क्रॉप है। ये ऐसे होता है, इसका रीजन ये है कि जो गोल्डन राइस आया, विटामिन ए रिच, फिलीपींस मनीला में ही मेजर रिसर्च हुआ था। तो वो गोल्डन राइस जो है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड था। लेकिन मेजर बायोफोर्टिफाइड क्रॉप्स जो आज है, जैसे बाजरा है, गेहूं है, राइस है, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं है। तो बहुत बार ऐसे होता है कि लोगों को ऐसे लगता है कि बायोफोर्टिफाइड इज जेनेटिक मॉडिफाइड। इट इज नॉट लाइक दैट। मास ब्रीडिंग यानी मास सिलेक्शन मेथड से अगर हम ये ब्रीडिंग प्रोग्राम कर रहे हैं तो इट इज नॉन जीएम, जनरल ब्रीडिंग प्रोग्राम। तो इसमें क्या होता है ये मैं बताता हूं। आपने एक शब्द यूज किया था, डाइवर्सिटी। यानी अगर हम ग्रो कर रहे हैं, समझो चावल को, तो चावल के समझो 3000 वेराइटीज है। हर वेराइटी में जिंक का लेवल सेम नहीं है। कुछ कुछ चावल की वेराइटीज ऐसी है जिसमें बहुत ज्यादा जिंक है। कुछ कुछ पर्ल मिलेट यानी बाजरे की वैरायटी ऐसी है जिसमें बहुत ज्यादा आयरन है। तो वो पेरेंटल मटेरियल अगर हमने अपने ब्रीडिंग प्रोग्राम में ह्यूमन इंटरवेंशन के साथ में मास सिलेक्शन मेथड में लिया और वो ब्रीडिंग ह्यूमन इंटरवेंशन के साथ में किया क्रॉस ब्रीडिंग प्रोग्राम में, तो जो प्रोजनी आती है यानी जो हाइब्रिड बनता है, या मास सिलेक्शन में ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी अगर बनती है, तो वो वैरायटी, जैसे मैंने एग्जांपल लिया ICTP 8203, इसमें है IC का मतलब इक्रिसैट, T का मतलब टोगो, टोगो इज अ कंट्री इन अफ्रीका, और P का मतलब है पॉपुलेशन। सो टोगो पॉपुलेशन का इक्रिसैट में जो मल्टीप्लिकेशन का प्रोग्राम बना, जो डॉक्टर राय में 82-83 में किया, उसका जो वैरायटी ओपन पॉलिनेटेड अवेलेबल है, जो पब्लिक डोमेन में है, किसी कंपनी का उस पे स्वामित्व नहीं है, वो है ICTP 8203। अब उसको ही धनशक्ति जब बनाया, तब डॉक्टर लोग कुछ PhD इकट्ठा आए, कुछ प्राइवेट कंपनीज इकट्ठा आई, जिसमें निर्मल सीड भी थी, और उसमें मल्टीप्लिकेशन ब्रीडिंग यानी क्रॉस ब्रीडिंग के साथ में उसमें एक काम किया गया कि हर वैरायटी जो ग्रो होती गई उसका पॉपुलेशन का आयरन कंटेंट कितना है, इसको एनालाइज कर करके फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन आयरन लेवल बढ़ाते गए, और जिसमें फिर 40 मिलीग्राम पर ग्राम आयरन आया, वो पॉपुलेशन को हमने बोला धन शक्ति।
यानी जिसमें आयरन ज्यादा है। इसका मतलब उस वैरायटी का नाम चेंज करके ICTP 8203-FE, FE का मतलब आयरन, और वो वैरायटी पब्लिक डोमेन में रिलीज हुई। तो इसका मतलब यह है नॉन जीएम पब्लिक डोमेन, कोई प्राइवेट कंपनी का उस पे स्वामित्व यानी मोनोपोलाइजेशन नहीं, और काश्तकार खुद उसको बढ़ा सकता है। तो फिर 3 जवाब आ गए, वैरायटी, नो हाइब्रिड, पब्लिक डोमेन, बायोफोर्टिफाइड, हाई आयरन कंटेंट, और जिसको रेट भी ज्यादा मिल सकता है। ये चारों पांचों चीजें इकट्ठा आके अगर पॉलिसी में आई तो हम बायोफोर्टिफिकेशन, मराठी में जिसको मैंने एक शब्द कॉइन किया था, जैव बड़कटीकरण, बड़कट का मतलब फोर्टिफाइड, लेकिन फोर्टिफिकेशन का मतलब है ऊपर से कुछ डालना, बायोफोर्टिफिकेशन का मतलब है अंदरूनी ही उसको बढ़ाना। तो आप अगर फोर्टिफाइड आटा खाते हो तो आप ऊपर से आयरन टैबलेट डाल के वो आटा बनाया होगा तो वो फोर्टिफाइड आटा होगा। बायोफोर्टिफाइड पर्ल मिलेट का मतलब उस पर्ल मिलेट में ही अंदरूनी उस ग्रेन में ज्यादा आयरन है। वो हम मल्टीप्लिकेशन में यानी ब्रीडिंग प्रोग्राम में वो क्वालिटी हम डाल रहे हैं नॉन जीएम। मुझे लगता है ये 5 मिनट में मैंने जितना आसान तरीके से उसको बनाना चाहे उतना बताने की कोशिश की है। धन्यवाद। तो ये पॉसिबल है। हाँ, तो मैं बोल रहा था ये बायोफोर्टिफाइड वैरायटी बनाने में समय कितना लगता है सर? मैं सुन रहा था कि 10-12 साल ऑलमोस्ट लग जाते हैं एक एक वैरायटी में। अगर बायोटेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस यूज किए, कुछ हमने बायोटेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस यूज किए तो 3 साल में हो सकता है। ओनली मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस से ही इसको अगर हमने काम किया मास सिलेक्शन में तो 6-7 साल लग सकते हैं। बट देयर आर गुड बायोटेक्नोलॉजिकल टूल्स विच कैन बी इंटरवेंड इन अ बायोटेक्नोलॉजी लैब नॉन जीएम, जिसको मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन के साथ में भी कर सकते हैं। तो 3 साल में वैरायटी रिलीज में आ सकती है। अंडरस्टूड सर। अब मैं चाहता हूँ कि ये बायोफोर्टिफिकेशन हो या न्यूट्रिएंट डेंस एग्रीकल्चर हो, इसमें मानो मेरे जैसा यंगस्टर या कोई भी कुछ शुरू करना चाहता है, क्योंकि हमने प्रॉब्लम एस्टैब्लिश कर लिया, आपके एक्सपीरियंस के अनुसार क्या क्या चीज़ वो कर सकते हैं? कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ बिजनेस आइडियाज। मानो मेरे पास 5-10 लाख रुपए है, या फिर मैं किसानों का मदद करना चाहता हूँ या एक शुरुआत करना चाहता हूँ इस दिशा में, कहाँ से शुरू करूँ? गुड क्वेश्चन। न्यूट्रिशन डेंस को अगर लिंक करके कुछ थोड़ा सा बिजनेस करना चाहते हैं तो एकदम छोटा सा जवाब दूंगा। जो सीड कंपनियां, छोटी सीड कंपनियां, बड़ी बड़ी सीड कंपनियां नहीं, अपने देश में 550 छोटी सीड कंपनियां हैं। तो सीड कंपनीज अपने अपने क्रॉप में काम करती है, कुछ वेजिटेबल्स में काम करती है, कुछ ग्रेन क्रॉप्स में काम करती है, कुछ बाजरे में, कुछ ज्वार में, कुछ चिली में। तो इन कंपनियों में जो जर्म प्लाज्म है, वो जर्म प्लाज्म को लेके वो जो उनके ब्रीडर्स मल्टीप्लिकेशन प्रोग्राम में काम करते हैं, उसके मोनोपोलाइज प्रोक्यूरमेंट में अगर कुछ काश्तकारों के साथ में जुड़ के यंगस्टर्स अगर काम करना चाहते हैं तो वो प्रोक्योरमेंट करके बेचने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल आपको बताता हूं, नगर जिले में एक छोटी फार्मर प्रोड्यूसिंग कंपनी है और 3-4 जवान लोग काम कर रहे हैं, जो ICTP 8203 FE वाला बाजरा जो काश्तकार लगाते हैं उन्हीं काश्तकारों से खरीदते हैं और उसका आटा बना के बंबई और पुणे में बेचते हैं। आप समझ रहे? आटा बना के बेचना ये काश्तकार नहीं कर सकते, लेकिन एग्रीगेट करने का काम काश्तकार करने के बजाय यंगस्टर्स कर रहे हैं, और इन्होंने ये छोटा छोटा काम मल्टीपल सिटीज में किया है। तमिलनाडु में अच्छा काम कुछ लोग कर रहे हैं, आंध्रा में और तेलंगाना में कुछ जवान लोग ऐसे काम कर रहे हैं। सो क्रॉप स्पेसिफिक एग्रीगेशन का काम छोटे इन्वेस्टमेंट में कर सकते हैं काश्तकारों को या सीड कंपनियों के साथ में जुड़ के। समझ गया। सर मैं चाहता हूँ कि फार्मर लेवल का भी हम बात करें। अभी हमने पॉलिसी लेवल पर बात किया है कि पॉलिसी लेवल पे क्या क्या बदलाव होना चाहिए। आपने FPO FPC का उदाहरण दिया, न्यूट्रिएंट डेंस एग्रीकल्चर में हमने बायोफोर्टिफिकेशन का ऊपर से बात किया, राइट। अब तीसरा चीज है कि किसान के लेवल पर खेती में क्या क्या बदलाव आना चाहिए आपके अनुसार, ये मोनोपोली को तोड़ने के लिए, या फिर ग्रीन रेवोल्यूशन ने जो शॉर्टकमिंग लाए उसको ओवरकम करने के लिए, या फिर न्यूट्रिएंट डेंस एग्रीकल्चर के प्रति जाने के लिए।
शायद किसान डे वन से बायोफोर्टिफिकेशन ये सब अफोर्ड नहीं कर पाए या शुरुआत नहीं कर पाए। मैं नहीं जानता हूँ एग्जैक्टली क्या प्राइसिंग होता है सर, बट किसान क्या कर सकता है? किसान से भी थोड़ा हमें बात करना चाहिए। आज भी से 5-7 मिनट पहले जो जवाब मैंने पॉलिसी के बारे में दिया था, वो काम किसानों को एक्चुअली करना पड़ता है। एग्जाम्पल, किसान खुद की खेती खुद करता रहेगा 2, 3, 5, 10 एकड़ खेती में, यह अभी पॉसिबल नहीं है अभिनव जी। तो किसानों को इकट्ठा आके खेती में काम करने की जरूरत पड़ेगी, जिसमें 3 चीजें करनी पड़ेगी। पॉइंट 1, सारे के सारे इनपुट जो जो उसको फार्मिंग में लगते हैं, चाहे वो इंप्लीमेंट हो, चाहे वो इरिगेशन सिस्टम्स हो, चाहे वो सीड हो, फर्टिलाइजर हो, वो इकट्ठा उसको लाने पड़ेंगे। तो इसके लिए फार्मर को एग्रीगेट मॉडल में जाना पड़ेगा। अच्छा, सो फार्मर लेवल पे काम करने के लिए जो मैंने बताया, फार्मर को अकेले में अभी वो इनपुट पे डिपेंडेंट नहीं कर पाएगा। इनपुट के लिए उसको एग्रीगेट करना पड़ेगा, तभी वो निगोशिएटिंग पावर में आएगा। यह है पहला। दूसरा, जो मैंने आउटपुट के बारे में बताया था, उसकी मार्केटिंग की ताकत ही नहीं है साहब। तो मार्केटिंग के लिए जितना वो प्रोड्यूस आएगा, उसको वो ब्रांड करना पड़ेगा, और वो ब्रांडिंग के लिए जो मैंने बताया वो एफपीसी या एफपीओ के मार्फत ही वो कर पाएगा। दूसरी चीज, तो ये फार्मर एग्रीगेशन का मॉडल में बता रहा हूं। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, क्रॉप रोटेशन और क्रॉप ज्योमेट्री के अलग अलग मामले में क्या लगाना है और क्या नहीं लगाना है, ये इंडिविजुअल फार्मर आज जो डिसीजन लेता है ना, इससे बहुत मुश्किल है। वो प्याज लगाता है, प्याज का रेट गिर जाता है। वो जो चीज समझो उसको लगाया, अमरूद का ये बार 5 एकड़ उसने अमरूद लगाए हैं, तो आजू बाजू के सब फार्मर अमरूद लगाएंगे तो अमरूद का रेट गिर जाएगा। ये जो चीज है ये क्यों होती है? क्योंकि मार्केट फोर्सेज जो है वो उसके गिरफ्त में आ जाते। इसके लिए फार्मर एग्रीगेशन मॉडल, फार्मर को खुद को खड़ा करना पड़ेगा। ही कैनॉट बी डिपेंडेंट ऑन नाइदर कंपनीज नॉर ओनली गवर्नमेंट पॉलिसीज। और इसके लिए मैं बोल रहा हूं फार्मर मॉडल को ये अच्छा, एक एग्जांपल देता हूं, आप इमीडिएटली समझ जाएंगे। महाराष्ट्र में कोऑपरेटिव शुगर इंडस्ट्री क्यों बढ़ी? उसका मेजर रीजन ये था साहब कि शुगर केन का प्राइस तय हो जाता है कि मैं अगर शुगर केन लगाऊंगा और मुझे अगर 40 टन पर एकड़ आने वाला है, तो मेरी एफआरपी कितनी है, वो रेट से मैं कितना शुगर केन से कितना पैसा मिलेगा, ये तय हो जाता है। सो शुगर केन बिकम्स अ कमर्शियल क्रॉप। आज के तारीख में टोमेटो ऑल्सो कैन बी कमर्शियल क्रॉप प्रोवाइडेड इट हैज अ प्रोसेसिंग बैकअप। लेकिन प्रोसेसिंग आधा एकड़ वाला कैसे करेगा? तो उसको एग्रीगेट करना पड़ेगा और प्रोसेसिंग बैकअप में आना पड़ेगा। तो मुझे लगता है एग्रीगेशन, प्रोसेसिंग एंड इनपुट और आउटपुट दोनों पे मार्केटिंग फोर्स को लिंक करना, ये फार्मर लेवल पे करने का काम है। और इस पे ज्यादा गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है। एंड दैट इज पॉसिबल अकॉर्डिंग टू मी, विच नीड्स टू बी क्रॉप स्पेसिफिक वर्क। सह्याद्री के एग्जाम्पल में आप अगर देखोगे तो पहला काम उनका सारा ग्रेप स्पेसिफिक था, टोमेटो बाद में आया। सोयाबीन एरिया में अगर गोदावरी जैसे है मराठवाड़ा में जो कंपनी है फार्मर प्रोड्यूसिंग है, उनका क्रॉप स्पेसिफिक वर्क सोयाबीन है। कुछ लोग अभी हॉर्टीमैक्स करके सोलापुर में कंपनी है, उनका क्रॉप सिर्फ ओनियन है। तो एक एक क्रॉप लेके उसको बढ़ाना पड़ेगा और फिर उसको जोड़ते जाएंगे तो फार्मर अपना सॉल्यूशन पा पाएंगे। तो सर मैं यही बोल रहा था कि एफपीओ मॉडल को लेके सब जगह मैं एक चीज कॉमनली ये देखता हूँ कि सब लोग कहते हैं एक क्रॉप पे फोकस करो। ये मानो कि मैं न्यूट्रिएंट डेंसिटी पे वहां पे बिजनेस बनाना चाह रहा हूँ, तो केवल एक क्रॉप करना बहुत ही मतलब इलॉजिकल साउंड करता है। किसी को अगर मैं बिजनेस बनाऊं वहां पे तो अलग अलग फसल होने होंगे। डोंट यू थिंक इसको कैसे अप्रोच कर सकते हैं, आप बताइए। नहीं, शायद हम इसमें समझने में एक गलती कर रहे हैं। हम फार्मर को नहीं बोल रहे एक क्रॉप पे फोकस करो, हम एफपीओ को या एफपीसी को बोल रहे एक क्रॉप पे फोकस करके मार्केटिंग मॉडल बनाओ। फार्मर सारी क्रॉप्स लेगा, वो टोमेटो लेगा, ग्रेप लेगा, सब्जी, अनाज, गेहूं, ज्वार, बाजरा सब करेगा उसके आधा एकड़, 2 एकड़, 5 एकड़ खेती में। लेकिन मार्केटिंग मॉडल बनाने के लिए जो
10 फार्मर, 20 फार्मर, 100 फार्मर, 700 फार्मर इकट्ठा आके जो फार्मर प्रोड्यूसिंग कंपनी बनाएंगे, वो चाहे हॉर्टिकल्चर हो, चाहे न्यूट्रिशन डेंस हो, चाहे ग्रेन बेस्ड हो, वो मार्केटिंग मॉडल बनाने के लिए प्रोसेसिंग बैकअप के साथ में एक क्रॉप को फोकस करेगा। फार्मर का फोकस नहीं है, एफपीसी का फोकस है। जैसे पहले फार्मर्स टोमेटो भी लगा रहे थे सह्याद्री में, ग्रेप्स भी लगा रहे थे, सब्जी तरकारी सब कर रहे थे, लेकिन सह्याद्री का फोकस क्या था? जो फार्मर प्रोड्यूसिंग कंपनी है, ओनली ग्रेप। आप समझ रहे हैं? सो ओनली ग्रेप का मतलब ग्रेप प्रोडक्शन, ग्रेप एक्सपोर्ट, ग्रेप मार्केटिंग, ग्रेप टेक्नोलॉजी, उसी की एग्रोनॉमी, इसके तरफ उन्होंने कंपनी यानी फार्मर प्रोड्यूसिंग कंपनी की ग्रोथ लाई। फार्मर्स टोमेटो भी कर रहे थे, फिर वो टोमेटो में आए और किसान का सारा कॉन्ट्रैक्ट लेके प्रोसेसिंग बैकअप में आके फार्मर से टोमेटो लेके एग्रीगेट करके फिर टोमेटो को बढ़ाया। सो फार्मर अपनी अपनी खेती में सब करेगा, लेकिन एफपीओ को एक या दो क्रॉप लेके मार्केटिंग मॉडल पे उतरना पड़ेगा ताकि वो अपनी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाए। इज इट करेक्ट? अंडरस्टूड? गॉट इट सर। आखिरी आई थिंक 2 सवाल सर जिसमें पॉडकास्ट समराइज करना चाहता हूँ। राइट, सबसे पहले 2040 में आपको कैसा लगता है भारत का एग्रीकल्चर दिखेगा, और इसमें यदि यंगस्टर्स को हमें लाना है, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? बहुत बढ़िया। मुझे खुद को ऐसे लगता है 2040 में इंडियन एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी पे बहुत ज्यादा फोकस करेगा, ऐसे आज के तारीख में मुझे लग रहा है। यानी कैसे? बहुत सी एआई बेस्ड चीजें इंडियन फार्मिंग में आएगी। क्रॉप मॉडलिंग, क्रॉप यील्ड टारगेटिंग और फार्मर प्रोड्यूसिंग कंपनीज अपने अपने एरिया में ये टेक्नोलॉजीज को यूज करेगी। एग्रीगेटेड यानी अकेला फार्मर नहीं करेगा। तो एक फार्मिंग एरिया में अगर 10,000 एकड़ का एरिया है और वो फार्मर प्रोड्यूसिंग कंपनी वहां पे काम कर रही है, तो मशीन्स, इक्विपमेंट्स, एआई बेस्ड थिंग्स, ये सारी चीजें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ में ये कंपनीज, फार्मर ओन्ड कंपनीज, ये चीजों का इस्तेमाल करेगी, ऐसा मुझे लगता है। पॉइंट 1। पॉइंट 2, रिटेन अगर यंगस्टर्स को एग्रीकल्चर में करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें एक लानी पड़ेगी, और वो है कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की प्राइसिंग सब्सिडी से बाहर आके, मोनोपोलाइज प्रोक्योरमेंट से पॉलिसी लेवल पे बाहर आके, कहीं ना कहीं आज के तारीख में ग्रेप क्या रेट से बेचा जाएगा लंदन के मार्केट में, यह तय करने की ताकत अभी नासिक के पिंपळगांव बसमत के फार्मर्स ने खुद में लाई है कि वो बेचता है वहां पे मॉल में, लेकिन मैं क्या रेट पे बेचूंगा ये सिर्फ मार्केट फोर्सेस पे डिपेंडेंट नहीं है। मेरी क्वालिटी है, मेरा अच्छा प्रोड्यूस है, मैं ये रेट से बेचूंगा। तो यंगस्टर्स ये वैल्यू एडेड मार्केट चेन में बहुत ज्यादा तरीके से आएंगे, ऐसा मुझे लगता है, और वो बहुत बड़ा स्कोप है। फार्मर्स आर इंटरेस्टेड टू प्रोड्यूस, but young people need to involve themselves in value chain। तो क्रॉप बेसिफिक वैल्यू चेन में यंगस्टर्स को बहुत स्कोप है, और 2040 में क्रॉप बेसिफिक वैल्यू चेन में यंगस्टर्स आ पाएंगे और इंडियन एग्रीकल्चर में ये बदलाव आएगा, ऐसा मुझे लगता है। और ये बदलाव आने की शुरुआत धीरे धीरे दिखने के लिए कुछ एरियाज में, पॉकेट्स में आप अगर जाओगे तो आपको दिखेगा। कर्नाटक के कुछ एरियाज में क्रॉप स्पेसिफिक काम करने वाले यंग लोग रेस्टोरेंट से जुड़ रहे हैं, QSR यानी क्विक सर्विस रेस्टोरेंट को अपना क्रॉप जोड़ दिया और वहां पे वो सप्लाई कर रहे हैं। महाराष्ट्र में, कोल्हापुर में, सातारा में, सांगली में
कुछ लोग जैगरी प्रोडक्शन में, शक्कर नहीं, हाँ जैगरी गुड़ प्रोडक्शन करके उन्होंने एक्सपोर्ट बेस्ड मार्केट कैप्चर किया है, यंग लोग। तो ऐसे क्रॉप स्पेसिफिक, प्रोडक्ट स्पेसिफिक चीजों में काम करने की जरूरत फार्मर प्रोड्यूसिंग कंपनीज के साथ में यंग लोग कर पाएंगे, न्यूट्रिशन में भी काम करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। एंड दैट कैन बी द सॉल्यूशन। मेरी इच्छा ये रहेगी कि सारे सवालों के जवाब इसमें नहीं आए होंगे, लेकिन जवान जब लोग सवाल पूछते जाएंगे तो ये पॉडकास्ट का सेकंड पार्ट भी अगर हम करना चाहेंगे तो ये सवालों के जवाब में करना चाहिए। और वो सवाल ये आना चाहिए, हाउ डू वी लुक 2040 इंडियन एग्रीकल्चर एंड रिटर्निंग ऑफ यूथ इन एग्रीकल्चर। मेरा एक सेमिनार मैंने कुछ जवानों के लिए केनिया में लिया था, रिटर्निंग ऑफ यूथ इन एग्रीकल्चर। तो उसी के ऊपर अगर ये किया जाए तो एक सेपरेट पॉडकास्ट भी कर सकते हैं, जिसमें पॉलिसी, जवान लोगों ने क्या क्या करना है, 2040 की खेती कैसे होगी, बिल्डिंग में खेती कर पाएंगे क्या, विंडोज में खेती कर पाएंगे क्या, लैंड एरिया कैसे कम होगा, ये सारी चीजें उसमें हम पॉलिसी के साथ में भी बात कर पाएंगे, अगर आपको और हमें वो समय फिर से मिले तो, और जवानों के रिस्पॉन्स के साथ में। बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं सर, थैंक यू। आई थिंक डेफिनेटली हम करना चाहिए। मैं आपसे इन पर्सन पॉडकास्ट करना चाहूँगा। अभी तो हम ऑनलाइन कनेक्ट किए हैं, बट इन पर्सन का मज़ा अलग होता है। आज काफ़ी टेक्निकल चैलेंजेस थे, ये थे, बट आई एम ग्लैड कि 1-1.5 घंटा का हमने एक अच्छा एपिसोड कंसाइज कर पाए, राइट? आई थिंक लोग को समझना ज़रूरी है कि हाउ वी हैव इवॉल्व्ड एज एन एग्रीकल्चर नेशन। वो जब तक वो समझेंगे नहीं, देन दे वोंट बी एबल टू बिल्ड समथिंग हियर, राइट? जहाँ पे मैं काफ़ी टाइम स्पेंड कर रहा हूँ कि पहले खेती कैसा था। एक बहुत ही फेमस इन्वेस्टर है रे डालियो। अब मतलब ही टॉक्स अबाउट हाउ हिस्ट्री ऑलवेज हैज पैटर्न्स व्हिच रिपीट्स इटसेल्फ, राइट? तो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, उससे पहले खेती हो रहा था किसी प्रकार से। आज मुझे लग रहा है हम वो लूप में जा रहे हैं, वो रिपीट होगा। हम वापस ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर की तरफ जाएंगे, वापस वैरायटीज आएंगे, चाहे वो डिफरेंट तरीके से आए। So it will all repeat in a cycle, which is where I am very bullish कि कुछ अच्छा होने वाला है अगले 15-20 साल में एग्रीकल्चर में। That being said, thank you for your time, and definitely we'll record again, sir. And it will be in person. I am not a fan of online podcast, but at least हमें अच्छी सहूलियत और अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो बैंगलोर में आके शूट करके और मजा लेंगे। अभी इसको अच्छी तरह से आप पॉडकास्ट कर पाओगे, ये कॉन्फिडेंस के साथ सब लोगों को शुक्रिया। Absolutely. Thank you very Absolutely, sir.